चलें ठीक है। इफ एनी इशू मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिएगा, आवाज़ का मसला है या पीपीटी नज़र नहीं आ रही। ठीक है, आई विल टेक योर क्वेश्चंस, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि अगर बहुत ज़रूरी क्वेश्चंस हैं तो ठीक है, आप फ़ौरन ही आप खुद को अनम्यूट करें और बता दें। लेकिन अगर चैट बॉक्स में लिखा जा सकता है कोई क्यूरी है रिलेटेड टू कोर्स तो वो ज़रूर आप बताइएगा, ठीक है? तो थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन कर लेते हैं जी। साइमा, नाज़िया, समरा, मैक्सिमम स्टूडेंट्स तो एफसीपीएस थ्योरी कोर्स के ही हैं, कुछ स्पोर्ट ग्रुप से भी हैं जिनका एग्जाम रह गया था, उनके लिए भी कुछ एडवाइसेस हैं। ड्यूरिंग सेशन आई विल कीप ऑन टेलिंग जी। उज़मा कियानी, माफिया, मदीहा, ज़िया, कोशला, मैक्सिमम नेम्स तो ये जाने पहचाने ही लग रहे हैं। अपनी आवाज़ें सुनवा दो थोड़ी-थोड़ी, फिर स्टार्ट करते हैं। जी हुरैन, तुम लोगों के मतलब मेरी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली ये मेरी बेटी की आईडी है, मेरा नाम समिया अदनान है। ओके, समीहा है, आप समीहा हैं, जी, ठीक है। आपका समिया एस अदनान। कोर्स, अच्छा, यू आर फ्रॉम एस कोर्स ना? सॉरी, आप में से एस कोर्स, ये जो मेरा थ्योरी का कोर्स है, इसमें से कौन-कौन से लोग हैं? जस्ट जी रेज योर मैं इसमें हैंड। से हूँ, थ्योरी कोर्स में से हूँ इसको। You joined us recently or you are with us from first batch? नो रिसेंटली ज्वाइन किया है मैंने। Okay, फिर तो बहुत अच्छा है। It will be a kind of orientation session. Yes. We have just started medical disorder और हमने सिर्फ normal physiological changes किए हैं pregnancy की और अभी thyroid किया है, ठीक है? Yes, ma'am. वालेकुम सलाम। मैं मैमूना हूँ, ये मेरे बेटे जी की मैम। आईडी है, मोहम्मद हसन। अच्छा डॉक्टर ज़रा, मैंने एक बात पूछनी थी आपसे, हमारे जी जी। ऑलमोस्ट कितने मॉड्यूल्स में ये कोर्स कवर हो जाएगा? The day you have joined us, exactly after 90 days, आपका कोर्स कंप्लीट हो 90 days। जाएगा और जिन्होंने ठीक अर्लियर है, ज्वाइन किया उनकी रिवीजन स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है। तो मैंने अगर ये जैसा 5-6 अगस्त को ज्वाइन किया तो आपका 8 मॉड्यूल इससे पहले हुआ है? नहीं, फॉरगेट अबाउट अदर मॉड्यूल्स, हर बैच डिफरेंट होता है। अभी हम अपने करंट बैच के साथ हमने मेडिकल डिसऑर्डर स्टार्ट किया। इट इज फर्स्ट मॉड्यूल फॉर न्यू कमर्स, ठीक है? चल, थैंक यू। तो अस्सलाम हाँ, वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। जी जी। मैम से उज़मा कियानी। मैम मुझे आपसे ये पूछना था कि आपने जो नया स्टार्ट किया है तो क्या हम भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं अगर हम अपनी थ्योरी रिवाइज करना चाह रहे हैं तो? आई थिंक यू आर रिपीटर, है ना? यस मैम, स्कोर यस क्या, मैम। स्कोर क्या था? मैंने स्कोर के मुताबिक सजेशन दी थी। अगर 90 प्लस है, 70 प्लस है जी तो फिर ना करें, अगर 70 बिलो है तो फिर जरूर करें। मैम, पेपर 1 में 72 था और पेपर 2 में 68 था। बॉर्डर लाइन है, इस्तिखारा कर लो फिर। नहीं मैम, मैं करना चाहती हूँ। असल में वो बच्चों के साथ इतना डिफिकल्ट हो जाता है कि वो बिल्कुल टेम्पो नहीं बनता खुद से पढ़ने का ना, तो आपके उसमें ये होता है कि फिर वो रेगुलरली मॉड्यूल्स को फॉलो कर रहे होते हैं तो थोड़ा मतलब एक टेम्पो बना रहता है उसका। चलें, फिर मेरा ख्याल है ज्वाइन कर लेना बेहतर है, क्योंकि इस तरह जी आप बिल्कुल स्टैटिक नहीं रहते, मोमेंटम में रहते हैं। टीम वर्क होता है, सब लोग कर रहे होते हैं, उनको देख के मोटिवेशन होती है, कुछ नई कोई क्यूरीज भी आ रही होती हैं जो प्रोबेबली आपने ड्यूरिंग योर ओन यस मैम। सेशन मिस की हुई होती हैं, तो ये ज्यादा अच्छा जी है। जी अलाइव ग्रुप बहुत अच्छा होता है। जी मैम, क्योंकि वो उससे उससे जो है ना थोड़ी आप हम्म, मोटिवेटेड रहते हैं, आप फ्लो में रहते हैं, वरना तो अगर आप वैसे ही पढ़ रहे हो तो आप बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और बिल्कुल टेम्पो नहीं बनता है। हाँ एग्जैक्टली। अच्छा तो उस्मा, सजेशन यही है कि ज्वाइन कर लो तो बेहतर है। दूसरा, इफ यू आर रिपीटर एज वेल, तो आपके लिए एक एडवाइस है कि डोंट सी अदर्स डूइंग बेटर देन यू, बीट योर ओन रिकॉर्ड्स एवरी डे, बिकॉज सक्सेस इज फाइट बिटवीन यू एंड योरसेल्फ। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि यस ना, मैम।
बंदा अपना इंशाल्लाह। जज खुद ही होता है, ठीक है। आप किसी और बंदे जी को देख के खुद को मॉडिफाई ना करें, आप में उससे ज्यादा कैपेसिटी हो, ठीक है। तो अपने जो स्टैंडर्ड्स हैं वो खुद सेट करें और उनके अगेंस्ट फाइट करें, एंड जी मैम, हमेशा पॉजिटिव रहें, ठीक है। इंशाल्लाह तो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्लास। और क्लास के कुछ रूल्स हैं मेरी कि आप अपने बच्चों के नाम है ना तो रीनेम कर लें, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं ऐसे बोलूँ ओप्पो, आईफोन, खुर्रम, ठीक है। इफ यू आर इन आईएएस कोर्स तो हमारे सेशंस कंटिन्यू रहेंगे, चलते रहेंगे, रिकैप सेशंस, ओरिएंटेशन सेशंस। तो फिर आपसे भी जो है वो बाय नेम बातचीत रहे तो अच्छा लगेगा। म्यूट मोड पे रखें, बाजू का आप अनम्यूट करके खुद खाना पकाने चले जाते हैं ठीक है, तो म्यूट मोड पे रखें अनटिल अनलेस ये बहुत नेसेसरी ना हो कि मेरी आवाज ही नहीं आ रही, मैंने खुद को म्यूट कर दिया, पीपीटी नजर नहीं आ रही, ठीक है। दूसरा ये कि चैट बॉक्स यूज करें फॉर योर क्यूरीज, वो मैं साथ साथ देखती रहूंगी। और क्वेश्चन आंसर का सेगमेंट होगा तो फिर आप सब अनम्यूट कर लें, ठीक है। तो इस तरह क्लास थोड़ी ऑर्गेनाइज रहेगी। तो सेशन की हाइलाइट्स ये हैं कि सबसे पहले तो आई विल टेल न्यू कमर्स अबाउट सिलेबस के एफसीपीएस या एमसीपीएस या एमएस के सिलेबस से क्या मुराद है, आपका पासिंग स्कोर क्या होता है, बिकॉज नए लोग तो बिल्कुल नहीं समझते, ठीक है। एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, किस तरह से क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, गाइडलाइंस क्या भला है, टेक्स्ट बुक्स क्या चीज़ है, क्यों ज़रूरी है, ठीक है। सिंगल बेस्ट आंसर्स के लिए कौन सी बुक्स जो हैं वो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, और रिकॉल बुक से क्या मुराद है, ठीक है। आपने नोट्स कैसे बनाने, हाउ टू मेक नोट्स, और सबसे इम्पोर्टेंट इस कोर्स में जो बात है ना वो यही है, हाउ टू मेक नोट्स, हाउ टू मेक नोट्स फ्रॉम गाइडलाइन स्पेसिफिकली, और एंड पे मैं आपके क्वेश्चंस ले लूंगी, ठीक है। तो अगेन मैंने शुरू में भी बोला था, सानिया, साइमा, समरा, सुंदर, शुरू में मैंने बोला था कि आप जो है अपने सबसे बड़े जज खुद ही होते हैं, और इंसान की कैपेसिटीज जो है ना वो अनलिमिटेड है, आपने इनको बाउंड नहीं करना। और स्पेसिफिकली इफ यू आर रिपीटर, तो मैं अक्सर एज वी ऑलरेडी नो कि मैं हमेशा जब लोग एफसीपीएस या आईएमएम का रिजल्ट आता है या एमसीपीएस का, एक सपोर्ट ग्रुप में क्रिएट करती हूँ जिसमें जो लोग रह जाते हैं दे डिस्कस देयर पेपर, और मैं उनके साथ वो पूरा पेपर 1 to 1 डिस्कस भी करती हूँ। आप लोग कर रहे हैं डिस्कस? वैसे आज मैंने जो 25 क्वेश्चंस भेजे थे, नाजिया, मुनज़्ज़ा, उज़मा कियानी, हैव यू हर्ड टुडेज 25 क्वेश्चंस? Yes, madam, I heard. कोई क्यूरी थी उनमें? क्यूरी थी मैडम, मैंने भी चले पोस्ट मैं नहीं की होगा बच्चों के साथ नहीं, तो मैं आपकी क्यूरीज लूंगी जो आज के अभी हमने जो हम अगस्त, एक्चुअली सबके लिए मैं बता दूं, हमने अगस्त का जो पेपर अभी हुआ है 2 अगस्त को एफसीपीएस का, उसके 125 क्वेश्चंस अपने रिपीटर स्टूडेंट्स के साथ कर लिए हैं, और हमने स्टैंडर्ड कीज मार्क की हैं, और पूरे के पूरे जो स्टैम और 5 ऑप्शंस होते हैं वो रिप्रोड्यूस किए हैं, ताकि हम पता लगा सकें कि कैंडिडेट्स को कहाँ डिफिकल्टी होती है। और फिर मैंने इनको बोला है रिपीटर्स को स्पेसिफिकली कि अपनी कीज जो हैं जो कि मेरी कीज से मैच नहीं कर रही वो मार्क करते रहें, और फिर आपके साथ एक सेपरेट सेशन होगा, देन आई विल एडवाइज कि किस मॉड्यूल को कैसे अप्रोच करना है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए मेरी एडवाइस है कि लेट्स सपोज अगर आपको लगता है कि 1% लोग ही पास हुए हैं, अब मेरे लिए बड़ा टायरिंग था कि जो लोग पास हुए हैं मैं उनके स्क्रीनशॉट्स लेती, क्योंकि इतने ज्यादा स्क्रीनशॉट्स हैं कि इट विल टेक 2 to 3 hours फॉर मी टू ऑर्गेनाइज देम, तो मैं ले नहीं पाई, वरना मैं आप लोगों को जरूर दिखाती, और मैं दिखाऊंगी भी सही आफ्टर दिस सेशन टिल नाइट या टुमारो। मैं एक पीडीएफ बना के मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि लोग कितने पास हुए हैं, ठीक है। होएवर अगर हम चलें 1% लोग पास हुए हैं तो आपने उन जैसा बनना है ना कि उन 99 लोगों की तरह जो पास नहीं हुए। तो आपस में ना लगे रहो, एक दूसरे को सजेशन देते रहो कि नहीं फलानी बुक पढ़ लें, फलाने तरीके से पढ़ लें, ठीक है। तरक्की का या सक्सेस का रास्ता एक ही है, ये जो 1% लोग हैं वो वही क्रॉस करके गए हैं, आप भी वही करोगे तो आप यू विल बी ऑन अमंग दोज 1%, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू बिकम 1% यू मस्ट डू व्हाट द अदर 99% वांट, ठीक है। और जिन लोगों के साथ जो लोग पास हुए हैं ऑब्वियसली वो मेरे साथ ही हैं, टॉक्स कर रहे हैं, तो believe me when I used to study your chat in sport group and your approach in chat group, when I compare your approach with those students जो पास हो गए हैं, there is a difference, believe me, difference होता है, ठीक है। जैसे आज ही आप कह रहे थे कि हाइपोप्लास्टिक यूट्रस है और
कोई क्लेफ्ट की सर्जरी हुई है तो व्हाट इज दिस, प्राइमरी मेनोरिया, तो ये टर्नर है या कैलामेन? ऑब्वियसली इट्स टर्नर। कैलामेन में तो यूट्रस होती है, हाइपोप्लास्टिक नहीं होती, बिल्कुल ठीक होती है। तो देयर इज ऑलवेज सम बर्ड्स वाइज, तो इस पे तो आर्ग्यू होना ही नहीं चाहिए था कि वो टर्नर था या मार्केज। ठीक है, तो आपने इम्प्रूव करना है खुद को, ठीक है, तभी आप 1% में जाएंगे और इंशाल्लाह यू विल गो। ठीक है, अच्छा हाउ टू स्टडी? स्टडी करने के तरीके काफी हैं। जो मुझे अच्छा लगता है वो मॉड्यूल वाइज है, उससे ना आप ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं। जो आरसीयूजी के मॉड्यूल्स हैं वो 14 है। जो जिन मॉड्यूल्स को मैंने किया, मैंने उनको थोड़ा शॉर्ट कर दिया, मतलब 7 कर दिया मैंने, बट आपके टॉपिक्स कवर जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होते। ठीक है, तो मेड होम के मॉड्यूल 7 है और कॉलेज के मॉड्यूल 14 है, तो वो है वो ही 7 और 14। मैंने उनको स्क्वीज किया है, वरना फिर 14 ग्रुप्स आप लोगों से संभाले नहीं जाते। ठीक है, चलें बाकी अगर आप ईबीएम देखते हैं तो ईबीएम ने भी मॉड्यूल को ऑर्गेनाइज किया है। ठीक है, सेक्शन 1 में जनरल टॉपिक्स हैं, 2 में एंटीनेटल ओब्स है, 3 में फीटल मेडिसिन है, 4 में लेट प्रेगनेंसी एंड इंट्रापार्टम इवेंट्स हैं, 5 में लेबर है, इसके बाद पोस्टपार्टम कॉम्प्लिकेशन है, गायनी में जनरल गायनी के हैं, उसके बाद यूरो गायनी के अलग टॉपिक्स हैं, और लास्ट पे जो है वो आफ्टर ऑन्कोलॉजी लोअर जेनिटल ट्रैक्ट के जो है वो टॉपिक्स हैं। तो जहाँ जो मर्जी आप अपना जो है सोर्स रखें। इफ यू आर इनटू एस ग्रुप, मेड होम के ग्रुप में हैं तो ये 7 मॉड्यूल्स कर रहे हैं। अगर सोलो पढ़ रहे हैं फ्रॉम टेक्स्ट बुक तो ये मैंने बता दिया, इस तरह से उन्होंने डिफाइन किए हुए हैं, और ये टोटल 112 टॉपिक्स बनते हैं। अगर आप आरसीओजी का करिकुलम फॉलो करते हैं मॉड्यूल वाइज, देन इट इज देयर 14, बट बिलीव मी नॉट अ सिंगल टॉपिक विल लेफ्ट। जो मर्जी तरीके से फॉलो कर रहे हैं, वो कहते हैं ना जिस मर्जी तरीके से कान पकड़े, तो होंगे आपकी पूरी सिलेबस कंपाइलेशन, नो वरीज। ओके, तो वैसे मुझे आइडियली अगर आपने सिंगल छोटे छोटे टॉपिक्स को हाईलाइट चेकलिस्ट के तौर पे यूज करना है तो मुझे एबीएम पसंद है, क्योंकि ये 112 टॉपिक्स ऐसे टॉपिक्स हैं कि आई विल टेल यू कि आपने भी 112 पेजेस ही बनाने हैं, और हर टॉपिक एक पेज पे आना चाहिए जस्ट बिफोर योर एग्जाम। 2 या 3 दिन जो आपके पास होते हैं, ये 100 पेजेस या 110 पेजेस आपने जरूर रीड करने हैं, और इस पे हर किस्म का कचरा नहीं डालना, सिर्फ वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डालने हैं जो कि आपको लगता है कि एग्जाम के लिए जरूरी है। ठीक है, तो कितनी अच्छी जिंदगी आसान हो जाए कि एग्जाम से पहले 2 दिन पहले आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाए 112 पेजेस पढ़ के। ठीक है, लेकिन वो 112 पेजेस बनाएगा कौन? दैट इज द रियल इशू, एंड आई विल टेल हाउ यू कैन मेक दोज 110 हाई यील्ड नोट्स, या आप उनको पेजेस कह लें। चलें, टॉपिक्स की चेकलिस्ट तो ये सामने है, 6 टॉपिक्स जनरल इसके ओरिएंटेशन के आप समझ लें, इसमें स्कैन्स के हैं डिफरेंट, और एथिकल इश्यूज पे हैं। फिर एंटीनेटल लोब्स में 28 टॉपिक्स बनते हैं। ठीक है, कार्डियक, थायराइड, रेस्पिरेटरी, एनीमिया, प्रीक्लेम्शिया, मेडिकेशन, मोर्टेलिटी, पेन, प्रेगनेंसी की मैलिग्नेंसी, मतलब ईच एंड एवरीथिंग इज एडेड। तो आपके लिए एज ए चेकलिस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सपोज अगर आप अपना मॉड्यूल जो है वो क्लोज कर रहे हैं, ओब्स का, जनरल ओब्स का या मेडिकल का, तो आपने चेकलिस्ट लगा लिया कि भाई मैंने ये मॉड्यूल क्लोज कर लिया, मेरा रह गया मैलिग्नेंसी। तो प्रेगनेंसी में मैलिग्नेंसीज को कैसे अप्रोच करना है? मतलब एक पेशेंट 18 वीक्स पे आ जाए, उसको ओवेरियन कैंसर है, तो फिर क्या टर्मिनेशन कर दूंगी, या मैच्योरिटी का वेट करूंगी, या ब्रेस्ट कैंसर के साथ आ जाए और अभी 20 वीक्स पे है, तो स्टेज 1 में क्या करूंगी, 2 में क्या करूंगी, है ना? तो आपने इसको मैलिग्नेंसीज वाले टॉपिक आपसे अलग मिस हो भी गया है तो अब मिस नहीं होगा, बिकॉज आपके पास ना चेकलिस्ट है। ठीक है, ओके, तो इसी तरह बाकी चेकलिस्ट भी बना लें। ये फेटल मेडिसिन की चेकलिस्ट है, जिसमें आपको पता है कि मैंने ये सारे पढ़ लिए, लाइक मैंने फेटल इन्फेक्शन कर लिया, टॉर्च के, ट्विन प्रेगनेंसीज कर लिया, मैंने जेनेटिक डिजीज टेस्ट कर लिए हैं, हाइड्रोप्स कर लिए हैं, इंटरपार्टम केयर कर लिया, लेकिन मेरी बायोकेमिकल स्क्रीनिंग मिस हो गई है, तो मुझे ये जरूर देखना है। तो ये चेकलिस्ट से आपको कोई टॉपिक मिस नहीं होता, क्योंकि एग्जाम जो है आप लोगों का वो 200 सिंगल बेस्ट आंसर्स के तौर पे आता है। तो इसका मतलब है 200 वेरियस टॉपिक्स हो सकते हैं, आप एक टॉपिक भी मिस हो गया तो 2-3 क्वेश्चंस तो आपके कंप्रोमाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो कीप इन फ्रंट ऑफ दीज टॉपिक्स। इसी तरह लेबर में आप देख लें,
और अल्टीमेटली जब गायनी भी आप देख लेंगे और यूरोगायनी ऑन्कोलॉजी देखेंगे तो दे आर अप्रोक्सीमेटली 1-2 टॉपिक्स। और रेयर ट्यूमर्स में भी मैं बता दूं आते हैं, जैसे सार्कोमा बॉर्ट्राइड है कितना रेयर है, 2 क्वेश्चंस आते हैं हमेशा हर पेपर में, 1 या 2, 1 या 2, तो फिर इम्पोर्टेंट हो गया ना। तो पढ़ेंगे हम मॉड्यूल वाइज, लेकिन मॉड्यूल की चेकलिस्ट हम टॉपिक वाइज जरूर रखेंगे कि हमारे किस मॉड्यूल में से कोई एक टॉपिक मिस ना हो जाए, बिकॉज ये सिंगल बेस्ट आंसर्स हैं। और कोई जो टॉपिक अपेरेंटली आपको लगता है ये गैर अहम है या आपसे मिस हो जाए और उसमें से आ भी जाए, तो फिर आप का जो स्कोर है वो अफेक्ट होगा। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं ग्रीन टॉप। और ग्रीन टॉप गाइडलाइंस क्या होती हैं आप समझ लें, आपके सिलेबस की ना बैकबोन है ग्रीन टॉप गाइडलाइंस। ठीक है, और व्हेन यू विल सी एट सीपीएस की वेबसाइट तो सिलेबस लिखा हुआ है एफसीपीएस का, और इस सिलेबस में डिटेल्स लिखी हुई हैं कि आपके स्टडी सोर्सेज क्या हैं। तो यही है आरसीओजी, रीसेंट, लेटेस्ट, ऑल गाइडलाइंस। आरसीओजी की गाइडलाइंस ग्रीन टॉप गाइडलाइंस हैं और नाइस गाइडलाइन है। 2 तरह के और भी आर्टिकल्स हैं, एक को हम कहते हैं टॉग आर्टिकल, टुडे ओब्स एंड गायनी के नाम से पब्लिश करते हैं, साल में 6 आर्टिकल्स आते हैं, और एक है साइंटिफिक इम्पैक्ट पेपर। तो होता ये है जो टॉपिक असेस करते हैं वो ग्रीन टॉप गाइडलाइन में, वो नाइस में नहीं होता। जो नाइस में आता है या ग्रीन टॉप में आता है उस पे अगर टॉग आर्टिकल भी एससीपी है तो वो हमारे लिए गैर अहम होता है, बिकॉज हमारी जो नंबर 1 प्रायोरिटी है वो ग्रीन टॉप गाइडलाइन है, सेकंड प्रायोरिटी है नाइस। बाज़-औक़ात ग्रीन टॉप और नाइस की गाइडलाइन एक सिंगल टॉपिक पे भी होती है, जैसे कि एक टॉपिक पे नाइस की भी है और ग्रीन टॉप की भी है। तो फिर अगर आपको लगता है, अव्वल तो कोई कॉन्ट्रडिक्शन होती नहीं है, लेकिन अगर स्लाइटली सा आपको वहम पड़ता भी है तो क्या आपको फॉलो करना चाहिए। तो दिस इज ऑलवेज एंड ऑलमोस्ट ग्रीन टॉप गाइडलाइन। ठीक है, तो ग्रीन टॉप गाइडलाइन नंबर 1 प्रायोरिटी, नाइस आफ्टर दिस। और नाइस ने यूजुअली मेडिकल डिसऑर्डर को कवर किया है और लेबर को कवर किया है। ठीक है, और इन पे ग्रीन टॉप गाइडलाइन ने कवर नहीं किया बिकॉज नाइस इज अवेलेबल। और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो इन दोनों सोर्सेस से नहीं होते, अस्थमा है, जैसे रेस्पिरेटरी कंडीशंस हैं, कुछ हेमाटोलॉजिकल कंडीशंस हैं, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है प्रेगनेंसीज के, वो फिर टॉग आर्टिकल से कवर होते हैं। ठीक है, और वो भी हम करेंगे क्योंकि हमारे लिए उस बैकअप पे कोई ग्रीन टॉप गाइडलाइन नहीं है उस पर्टिकुलर टॉपिक पे। ठीक है, तो अगर हमने ये 1-1-12 टॉपिक की हमारे पास लिस्ट है और हमें पता चले कि हमें कहाँ से पढ़ने चाहिए ये टॉपिक्स, लेट्स सपोज अगर मैं इसको निकालती हूँ, यस, तो ये चेकलिस्ट है इस मॉड्यूल की जिसका नाम है एंटीनेटल ओब्स। ठीक है, अब इसमें टोटल टॉपिक्स जो है 20 टॉपिक्स हैं, क्योंकि 7 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो 21 टॉपिक्स हो गए। तो अब आपने ये 21 टॉपिक्स क्या सारे एविडेंस बेस नहीं पढ़ने हैं? एविडेंस बेस में आपने टॉपिक के लिए एविडेंस बेस को यूज करना है। स्टडी के लिए देखिए ना, जैसे हाइपरटेंशन है, इसकी जो गाइडलाइन है अवेलेबल वो नाइस की है, ग्रीन टॉप की अवेलेबल नहीं है। या डायबिटीज है, ये भी नाइस की गाइडलाइन है, ग्रीन टॉप की इस पे कोई गाइडलाइन ही नहीं है। अगर मैं कहूँ इस पे कोई 10,000 टॉग आर्टिकल भी है तो उनको छोड़ दें, बिकॉज व्हेन देयर इज अवेलेबल अ स्टैंडर्ड गाइडलाइन हमने तो वही पढ़नी होती है। हम सिर्फ टॉग आर्टिकल सिर्फ उन टॉपिक्स के पढ़ते हैं जिन पे गाइडलाइन अवेलेबल नहीं होती। ठीक है, तो देखें आपके पास ये टॉपिक की लिस्ट आ गई, अब आपने पढ़ना है कि इसको पढ़ना कहाँ से है। तो आपने ये तो नाइस से पढ़ना है क्योंकि 2019 में चेंज हुई है। डिसेशन डायबिटीज आपने नाइस से पढ़नी है क्योंकि 2021 में आई है। और ईबीएम में तो ये 2017 तक की सारी गाइडलाइंस थी, वो उन्होंने लिख दी। उसके बाद कोई 25 गाइडलाइंस चेंज हो गई हैं जो कि ईबीएम में अपडेटेड नहीं है। ठीक है, एंड दे विल इम्पैक्ट योर की एज वेल। तो जो गाइडलाइन 2017 तक है या जो टॉपिक 2017 तक है, सिर्फ वो ही वहां तक ईबीएम है। उसके बाद हमने उसके पेरेंट सोर्स से ही पढ़ना है। ठीक है, ये इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट, प्लीज इसको रजिस्टर कर लें, क्योंकि सम टाइम आप बुक शॉप पे जाते हैं, पुरानी कोई गाइडलाइन की बुक उठा लाते हैं, टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेते हैं कोई भी गाइडलाइन। ठीक है, ऐसा मत करें, गाइडलाइन डायरेक्टली आरसीओजी से ही डाउनलोड कर लें तो बेहतर है, बिकॉज क्योंकि जो गाइडलाइन आरसीओजी की अपनी वेबसाइट से मिलेगी वो अपडेटेड ही होगी। लेट्स सपोज अगर हम बात करें स्टीरॉइड्स की,
तो स्टीरॉइड्स की गाइडलाइन 2009 की है, आपको मे भी पीडीएफ की फॉर्म में कहीं से भी मिल जाए, आप उसको याद कर लें, लेकिन रिमेंबर 2021 में वो चेंज हो गई है। अब अगर आप उसको डाउनलोड ही आरसीओजी से करेंगे तो लेटेस्ट ही डाउनलोड होगी ना, 2009 वाली तो नहीं मिलेगी आपको। तो ये भी एक मसला आ रहा था कि फ्रॉम वेरियस टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप्स या बुक शॉप जो गाइडलाइंस मिलती है, हाउ यू कैन सी के वो लेटेस्ट भी है या नहीं, क्योंकि कॉलेज की तरफ से या कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन पाकिस्तान की तरफ से तो ये है कि लेटेस्ट वन पढ़ें जो कि नहीं आई है गाइडलाइन आपके एग्जाम से बिफोर 6 मंथ्स, जो कुछ भी रिवाइज हो चुका है, दिस इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस। ठीक है, तो फिर आपका जो सोर्स है वो गाइडलाइन के लिए आप आरसीओजी की वेबसाइट ही रखें, रैंडम मल्टीपल रिसोर्सेज इस्तेमाल ना करें। मैं आपको बता भी दूंगी, वैसे मैंने चेकलिस्ट बनाई हुई है कौन कौन सी गाइडलाइन कहाँ से करनी है और कब पब्लिश हुई थी। ठीक है, तो लेट्स सपोज अगर आपने मेडिकल डिसऑर्डर से स्टार्ट करना है तो ये 20 टॉपिक्स हैं। ठीक है, इन सब में डायबिटीज, हाइपरटेंशन, और अगर मैं ये कहूँ कि हाँ प्रीक्लेम्शिया भी, ये 3 टॉपिक्स ऐसे हैं जो गाइडलाइन से होंगे, बाकी सारे के सारे तो आराम से कवर हो जाएंगे ईबीएम से ही। ठीक है, तो जीडीएम, ये प्रीक्लेम्शिया, क्रॉनिक हाइपरटेंशन, डायबिटीज, बाकी कुछ भी चेंज नहीं हुआ, नथिंग। मैलिग्नेंसी शायद थोड़ा बहुत सर्वाइकल कैंसर की अपडेट हुई है, बाकी सब कुछ ठीक है, कोई इन्फेक्शन भी चेंज नहीं हुआ। हाँ, जिका वायरस चेंज हुआ 2019 में, सब वायरस के बाकी सारे के वैसे ही हैं। अच्छा, यहाँ तक वैसे समझ आ रही है? You people are following me? जी, हम बात कर रहे हैं कि स्टडी सोर्सेज क्या होने चाहिए। ओके, चलें। तो स्टडी सोर्स की मैंने प्रायोरिटी बता दी है। ठीक है, और आप कहें कि ईबीएम ही क्यों? ईबीएम फिर भी पढ़नी पड़ती है। इफ यू आर अपेयरिंग इन सीपीएसपी एनी एग्जाम, यू हैव टू रीड ईबीएम, यू कांट स्किप दैट बुक। ठीक है, जो स्किप करनी है वो गाइडलाइन है जो 2017 के बाद अपडेट हुई है, बस दैट्स इट। चलें, तो ये फिर मैम ये टॉपिक गाइडलाइंस कहाँ से डाउनलोड हो सकती हैं? आपने बताया था वो गूगल कर लें, गूगल पे लिखो जाके। उधर मैम रीसेंट आरसीओजी गाइडलाइंस लिखना है वो उधर, हाँ, रिसेंट आपका जो भी टॉपिक आपने पढ़ना है ना उस पर लिख दें ग्रीन टॉप गाइडलाइन, नहीं अवेलेबल होती नाइस लिख दें, इन दोनों में से तो होंगी ना, तो मिल जाएंगी। ठीक है, और इफ यू आर इन माय सेशन, इफ यू हैव जॉइंड इस, तो परेशानी होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज माय लेक्चर्स आर फ्रॉम मैं तो रिसेंट आपके गाइडलाइन। सेशन में हूँ। बस फिर आप परेशान ना हो, क्योंकि अगर कोई लेटेस्ट गाइडलाइन भी है तो इन पीडीएफ फॉर्म इट विल बी अवेलेबल इन रिस्पेक्टिव मॉड्यूल, जैसे इन्फेक्शन मॉड्यूल में आपको सब मिल गई थी। ठीक है, और लेक्चर्स भी उन्हीं पे बने हुए थे। जी हाँ, इफ समवन इज मैम, नॉट लेकिन लाइब्रेरी ग्रुप तो मुझे नहीं समझ आता। आपने कहा था लाइब्रेरी ग्रुप भी है कोई, उसमें तो मैं नहीं लाइब्रेरी हूँ का शायद, नाम है बाकी वो क्लोज आपके ग्रुप, ग्रुप में हूँ जो। क्लोज ग्रुप का नाम है लाइब्रेरी, और लिखा नहीं अच्छा हुआ उस पर लाइब्रेरी, जिसमें सेशन आते हैं वही लाइब्रेरी है। ठीक है, मैम, जिसमें अच्छा लेक्चर्स अच्छा आपको सही मिलते समझ गई। हैं उसका नाम हाँ लाइब्रेरी। हाँ जी जी, अच्छा चलें, ठीक है ओके, मैडम, सही है। चलें, तो इसी तरह ये लेबर की चेकलिस्ट है। चेकलिस्ट ये सारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, सारे टॉपिक्स की। बिलीव मी, व्हेन वी विल क्लोज आवर सेशन, एक टॉपिक भी आपका ऐसा नहीं होगा कि आप कहें कि हमने किया नहीं था ये। ठीक है, तो ये लिस्ट है, इट विल बी अवेलेबल इनटू योर ग्रुप्स। ठीक है, ये पूरा पीडीएफ अवेलेबल होगा। अब कमिंग टुवर्ड्स ग्रीन टॉप गाइडलाइन, अब वो एक गाइडलाइन को 20 पेज की है, कोई 30 पेज की है। ठीक है, मैं अभी फॉर रेफरेंस के आपको बताऊं, मैंने एक टॉपिक प्रेगनेंसी को उठाया और वो तो कोई 25 पेजेस की गाइडलाइन थी। ठीक है, तो फिर उसको पढ़ना और कैसे पढ़ना, कैसे नोट्स बनाने हैं, वो मैं आपको आज बताऊंगी। ठीक है, तो पहले तो आप स्पेसिफाई करें खुद को कि आप किस तरह के रीडर हैं, आप हार्ड कॉपी यूजर हैं या डिजिटल यूजर हैं, बिकॉज आप दोनों की जो मुश्किलात हैं वो डिफरेंट है। मैक्सिमम एफसीपीएस के बच्चे ना हार्ड कॉपी यूजर होते हैं और डॉक्टर्स डिजिटल यूजर कम ही होते हैं। ठीक है, लेकिन चूंकि दुनिया तरक्की कर गई है और डिजिटल हो गई है, तो ये है वैसे इजी है एज कम्पेयर टू दैट इफ यू आर हार्ड कॉपी लवर, बीइंग डिजिटल यूजर इज बेटर।
होएवर अब हम माए हैं, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, मैं खुद भी इतनी टेक्नो नहीं हूँ फ्रैंकली स्पीकिंग, तो मैं हार्ड कॉपी यूजर ही हूँ। तो जब मैं एज अ स्टूडेंट आई वाज स्टडिंग फॉर माय ओन एग्जाम, तो मैं गाइडलाइन का प्रिंट आउट ले लेती थी, प्रिंटर पे मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई थी। आई वाज नॉट ड्यूरिंग स्टूडेंट लाइफ आप इतने ज्यादा अर्न भी नहीं कर रहे होते, बट फिर भी जो भी स्टाइपेंड मिलता था कॉलेज हॉस्पिटल की तरफ से, आई विल मेक श्योर मैक्सिमम मैं उनको बुक्स पे या अपनी स्टडी पे ही यूज करती थी। एंड आई डोंट नो मैंने 4 या 5 इयर्स में कोई खास ब्रांड्स डेड कपड़े पहने होंगे, नथिंग। अच्छा, तो प्रिंट आउट प्रिंटर था, एक जो था प्रिंटर था मेरे पास कलर्ड, और एक था मेरे पास ब्लैक एंड व्हाइट। होएवर चले, तो मैं गाइडलाइन का प्रिंट आउट कर लेती थी, उस पर 2 पेजेस अटैच कर देती थी। ठीक है, आई यूज टू 3 टाइप डिफरेंट कलर हाइलाइटर्स। येलो को मैंने कोड किया हुआ था कि मैं जितने भी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस हैं उस पे जो मुझे चीज इंपॉर्टेंट लगती है मैंने उसको हाईलाइट करना है। ग्रीन मैंने इस्तेमाल किया हुआ था कि जो रिकमेंडेशंस में तो नहीं था, येट आई फील कि दे आर इम्पोर्टेंट, मैं उसको हाईलाइट कर लेती थी, क्योंकि मुझे पता है जब मैंने दूसरी दफा रीड करनी है तो मैं पूरी 25 पेजेस नहीं पढ़ सकती, तो मैंने सिर्फ ये हाईलाइट्स ही पढ़ने हैं। ठीक है, और पिंक कलर यू कैन यूज, या ऑरेंज, अगर वो हाइलाइटर आपके पास अवेलेबल है तो आप उसे रिकॉल्स के लिए कोड कर सकते हैं। तो फर्स्ट रीड के बाद सिर्फ मैंने ये जो हाइलाइटेड पॉइंट्स थे वही पढ़ने होते थे। ठीक है, डिजिटल यूजर्स क्या कर सकते हैं, दे कैन मेक देयर ओन व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें वो कोई भी गाइडलाइन उसका पीडीएफ लेके उसको वर्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, एज ए पीडीएफ भी उसको हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप एज ए वर्ड उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, हो भी जाता है कन्वर्ट, तो फिर आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं सारी रिकमेंडेशंस एक जगह पे, वो नोट्स बन जाएंगे। और देन यू कैन राइट थिंग्स जो कि आप पेंसिल से लिखते हैं, आप इसको लिख सकते हैं वर्ड पे या WPS पे। ठीक है, चले, तो अब करना क्या है, हाउ टू रीड गाइडलाइन। अगर गाइडलाइन के जो ना 3 स्टेप्स में आप ये कर लें तो ये बड़ा अच्छा तरीका है। और ये जो तरीका जो है ये मैक्सिमम जो इवन RCOG स्टूडेंट्स हैं, दे आर यूजिंग दिस, क्योंकि उनकी तो जिंदगी गाइडलाइन पे है ना, दे डोंट रीड एविडेंस बेस। इफ दे आर, मतलब वो गाइडलाइन नहीं पढ़ते हैं तो वो पास होते हैं, अगर वो उनके लिए जरूरी नहीं होता कि वो बुक्स पढ़े, जैसे कि कॉलेज की तरफ से हमारे लिए जरूरी पड़ जाता है कि हमें डबल पढ़ना पड़ जाता है, मतलब गाइडलाइन भी पढ़नी पड़ जाती है और टेक्स्ट बुक्स पे, तो उनकी जिंदगी मुझे लगता है आसान है। ठीक है, चलें, तो however the method to read guideline is that कि सबसे पहले ना जो गाइडलाइन आपने पढ़नी है उसका क्विक सा सर्वे कर लें कि इसमें है क्या। ठीक है, सर्वे कर लिया आपने, इफ यू आर इन एज कोर्स, मैडम एज कोर्स में अगर है तो आप उसके बाद उसका लेक्चर सुन लें। ठीक है, डोंट राइट एवरीथिंग, क्योंकि गाइडलाइन में तो सब कुछ लिखा हुआ है, आपने एक सर्वे भी कर लिया, आपको पता है कि मैडम कहाँ से बता रही हैं। हाँ, आपको लगता है कोई क्लू है, कोई ट्रिकी पॉइंट्स है, तो फिर उसको आप राइट डाउन कर ले। नंबर 1 पे ये करना है। ठीक है, एक दफा आपने सर्वे करना है, दूसरी दफा आपने सुन लिया है, सुनते हुए आपने जो ट्रिकी पॉइंट्स थे वो लिख लिए हैं, रिकॉल्स जो थे वो लिख लिए हैं। फिर आपने नोट्स बनाने हैं, नोट्स के बनाने के लिए सोर्स यही है जो गाइडलाइन आपने प्रिंट आउट की थी वही, या इफ यू हैव समरी बुक ऑफ एनी गाइडलाइन, ठीक है, उसमें 2 पेजेस अटैच कर लें। ठीक है, तो रिकमेंडेशंस तो आपने बाय हार्ट करनी है। फिर आपने स्टेप वाइज प्रोटोकॉल्स बनाने हैं, दे आर इम्पोर्टेंट। अगर आप FCPS कैंडिडेट हैं या MCPS के, तो यू विल सी के हर चीज बहुत ही जो है ना इम्पोर्टेंट है। मतलब एक पेशेंट है एक्लेम्शिया के साथ आया है, सबसे पहले अगर वो इफ इट इज एक्लेम्शिया ऑब्वियसली फिट्स, तो कॉल फॉर हेल्प है ना, कॉल फॉर हेल्प भी है 5 के 5 ऑप्शन में, और ऑक्सीजन भी है, लेफ्ट लेटरल भी है, यू वुड लाइक टू डू एवरीथिंग, लेकिन की तो एक ही है ना। तो यहाँ हमने स्टेप वाइज रहना होता है कि हमने सबसे पहले कॉल फॉर हेल्प करनी है। ठीक है, तो इसी तरह कोई भी गाइडलाइन आपने स्टेप वाइज ही उसके जो है ना प्रोटोकॉल्स बनाने हैं, एल्गोरिथम बना लें, फ्लो शीट्स बना लें। बहुत सारी दफा ये होता है कि GTG में खुद ही एल्गोरिथम बना हुआ होता है। अभी रिसेंटली हमने इन्फेक्शन पढ़े हैं, उसमें जैसे कि वेरिसिला का एक बड़ा अच्छा एल्गोरिथम बना हुआ था। ठीक है, तो अगर नहीं बना हुआ तो अपने खुद क्रिएट करें। और जो जितने भी आपको लगता है इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं, परसेंटेजेस हैं गाइडलाइन में, उनको सेपरेटली लिख लें। ठीक है, और जो रिकॉल्स आपको सेशन में सुनने को मिले हैं टॉपिक वाइज में, आफ्टर एनी टॉपिक जो टॉपिक वाइज कोई आता है वो रिकॉल्स ही होते हैं, उसमें से आपको लगता है ये डिफरेंट है, ये भूल जाएगा, वो भी लिख लें।
ठीक है, लेकिन एक दफा में ये नोट्स नहीं बनते, इट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ठीक है, तो स्टेप 3 पे ये है कि अब आपने जो ये सर्वे किया था गाइडलाइन का, या आपने जो लेक्चर सुना था उससे, या उसके साथ साथ आपने अपनी एल्गोरिथम बनाई थी, आपने उनको रिफाइन करना है। स्टेप 3 जस्ट ये है कि आपने उनको रिफाइन करना है। मे बी 3 पेज का आपका स्टडी जो थे नोट्स बने, अब आपने उसको स्क्वीज करके 1 or 2 पेजेस पे आना है। ठीक है, तो ये काम आप तब करेंगे जब एक दफा आपका थ्योरी सर्किट कंप्लीट हो चुका है। ये तभी आपको पता चलेगा कि ये पूरी हमने थ्योरी कवर कर ली है, टॉपिक वाइज क्विज कर लिए हैं, तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से ये क्विज आता है। तो मैंने इनको अपने जो एल्गोरिथम है या फ्लो शीट है या नोट्स है उनको रीऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, जैसे कि मैंने शुरू में बोला था कि इन योर सिलेबस देयर आर रफली जो मेजर टॉपिक्स हैं वो 1, 1, 2 हैं। तो इट्स मीन कि जब आपके स्टडी नोट्स हों तो वो भी 1, 1, 2 ही हों, जो आपने एग्जाम से 2 दिन पहले रिवाइज करने वाली चीजें हों। इससे ज्यादा तो पॉसिबल ही नहीं है ना, आप रिवाइज कर ही नहीं सकते अच्छे तरीके से। तो अगर आपके लिए 100 पेज की कोई बुक बना के दे दे तो वो फिर से आती है, फिर वो नोट्स नहीं है वो तो रायता बेकर गया। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों को बताती हूँ कि प्रैक्टिकली इसको कैसे करना है। ये आप सबको नजर आ रही है ग्रीन टॉप गाइडलाइन। ठीक है, अच्छा ये गाइडलाइन, यस, अच्छा ये ग्रीन टैब गाइडलाइन अगर आप करना शुरू करें तो ये 21 में पब्लिश हुई, 21 गाइडलाइन का नंबर है, 2016 में ये पब्लिश हुई है और ये लेटेस्ट ही है, क्योंकि मैंने इसको डायरेक्टली गूगल पे जाके ऐसे ही लिखा था कि डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी या एक्टोपिक प्रेगनेंसी और ग्रीन टॉप, तो ये आ गई थी। उन्होंने मुझसे कहा कि आपने ऑनलाइन पढ़नी है, पीडीएफ चाहिए, मैंने कहा मुझे पीडीएफ चाहिए। तो वो पीडीएफ आया तो उन्होंने बोला कि हमने डाउनलोड करना है, मैंने कहा यस मैंने डाउनलोड करना है। ये जब ये डाउनलोड हो गया तो फिर इसमें मेरे पास WPS मैंने पहले ही ऑफिस इंस्टॉल किया हुआ था, इसमें ये मैंने ओपन किया है। इसको ओपन करते ही मेरे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, एडिट कर लें, कुछ भी इंसर्ट करना है, कुछ भी करना है, कॉपी पेस्ट करना है, हाईलाइट करना है। तो फिर मैंने एक क्विक है ना सर्वे मैंने स्टार्ट किया कि ठीक है इसमें रिकमेंडेशंस हैं, दीज आर रिकमेंडेशंस। मैंने बोला था रिकमेंडेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिकमेंडेशंस है ना, ये वाली, तो ये रिकमेंडेशंस है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी भी गाइडलाइन में रिकमेंडेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको स्किप नहीं कर सकते। तो फिर मैंने रिकमेंडेशंस को देखा ये कितने पेजेस में है, क्विकली बस मैंने एक सर्वे किया, सर्वे करती गई। सही, रिकमेंडेशंस मैंने पहले ही बोल दिया बाय हार्ट करनी है। तो फर्स्ट 2.5 पेजेस पे ये रिकमेंडेशंस थी, उसके बाद उन्होंने जो है बैकग्राउंड और फर्दर डिटेल्स ऐड करना शुरू कर दी। ठीक है, फिर उन्होंने रिकमेंडेशन में लिखा हुआ था जो चीज भी हाईलाइट है ना बोल्ड में, वो पहले ही रिकमेंडेशन में आप कर चुके हैं। नीचे ये वाली जो चीजें हैं दीज आर फर्दर एक्सप्लेनेशन। तो पहले बता दिया था कि टॉपिक प्रेगनेंसी के डायग्नोसिस जो है अल्ट्रासाउंड पे होगा, तो अल्ट्रासाउंड पे क्या नजर आता है वो हमने पहले रिकमेंडेशन में पढ़ लिया था। तो अब डिटेल में थोड़ा क्विक सर्वे करके दो चार बातें थी, परसेंटेजेस थे जो कि इंपॉर्टेंट लगे मुझे, मैंने उनको हाईलाइट कर लिया। ठीक है, तो फिर चलती गई, फिर उन्होंने बताया कि बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन भी होती है, सर्वाइकल प्रेगनेंसी को कैसे डायग्नोस करना है। ठीक है, सर्वाइकल प्रेगनेंसी पे बात हो रही है, इसके डायग्नोसिस पे हो रही है, ओके। फिर इसकी इन्वेस्टिगेशन बायोकेमिकल क्या होती है, ठीक है। इसके बाद उन्होंने पूछा कि इंटरस्टिशियल प्रेगनेंसी क्या होती है, उसका क्राइटेरिया उन्होंने बताया, ठीक है। फिर कर्नल प्रेगनेंसी को बताया कि इसको कैसे डायग्नोस करना है, स्कैन पे या बायोकेमिकल, ठीक है। और फिर उन्होंने बोला कि एब्डोमिनल प्रेगनेंसी को कैसे डायग्नोस करना है, मैंने देख लिया। फिर उन्होंने बोला कि मैनेजमेंट, अब ये डिफरेंट था ना, अब मैनेजमेंट, अभी तक तो दे वर टॉकिंग अबाउट डायग्नोसिस के एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के टाइप्स हैं और हर टाइप का उन्होंने स्पेसिफिक अल्ट्रासाउंड क्राइटेरिया बताया था। अब वो हर टाइप की मैनेजमेंट बता रहे हैं, लेकिन मैंने महसूस किया कि जब वो बात कर रहे थे एक्टोपिक ट्यूबल की, तो वो उनको वही मैनेजमेंट बतानी चाहिए थी, ताकि मैं एक ही गो में पूरी ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी का डायग्नोसिस, इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट कर लेती। मुझे बड़ा दिक्कत हुई है गाइडलाइन पढ़ने में। तो मैंने अब अपनी स्ट्रैटेजी डिजाइन कर ली कि मैं अब नोट्स बनाऊंगी तो मैं ये इन्फॉर्मेशन कॉपी पेस्ट करके एक टेबल्स फॉर्म में मैं डालती रहूंगी। ठीक है, और जो चीज मैं पढ़ रही हूँ, जो
डायग्नोसिस किसी स्पेसिफिक एक्टोपिक प्रेगनेंसी का, तो उससे रिलेवेंट इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट मैं साइड बाय साइड रखूंगी। ठीक है, चलें। सर्जिकल मैनेजमेंट उन्होंने बताया कैसे करनी है, ओके। फिर उन्होंने बताया कि क्राइटेरिया होता है मिथो देने का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मैंने नोट डाउन कर लिया। मिथो कभी कुछ सिचुएशंस हैं जिसमें हमने कंसिडर करनी है, कुछ हमने ऑफर करनी होती है। ऑफर तो मतलब दे आर बेटर देन कंसिडरेशन। कंसिडरेशन में ये है कि कंसिडर कर सकते हैं ना, ऑफर में मतलब डायरेक्ट रिकमेंडेशंस आ जाती हैं। नाइस ने भी रीइंफोर्स किया है इसकी मिथो की जो क्राइटेरिया उसको। फिर एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट आ गई। अब ये सारी बातें मैनेजमेंट पे हो रही हैं। अब उन्होंने बताया कि सर्जिकल मैनेजमेंट का क्या क्राइटेरिया है। फिर उन्होंने बोला कि सिजेरियन सरकार के टॉपिक प्रेगनेंसी को मैनेजमेंट कैसे करनी है, इंस्टिशियल की मैनेजमेंट कैसे करनी है, एब्डोमिनल की मैनेजमेंट कैसे करनी है, और फिर ये गाइडलाइन यहाँ जाके खत्म हो गई। ठीक है, तो अब ये 25 पेजेस की गाइडलाइन थी। फिर अब हमें कैसे इसको पढ़ना चाहिए, मैंने इसमें काफी इंसिडेंसेस देखे हैं। तो व्हाट वी शुड डू कि हम उन इंसिडेंसेस को अलग से लिख लेते हैं। ठीक है, अभी गाइडलाइन आपके सामने, ये एक गाइडलाइन अभी मैंने फॉर एग्जांपल बताई कैसे पढ़नी है। तो स्टेप 1 पे हमने क्विकली सर्वे किया कि ये गाइडलाइन लेटेस्ट है, चेकलिस्ट लगाई, हाँ ये लेटेस्ट ही है, सोर्स भी ठीक है इसका, 2016 में ये पब्लिश हुई, उसके बाद इसकी कोई अपडेट नहीं आई। क्योंकि अगर अपडेट आती है तो गाइडलाइन गूगल पे मिलती ही ना, आर्काइव हो जाती, और वो बताते कि ये आर्काइव हो गई है, इसकी बजाय आप ना इसकी ये वाली गाइडलाइन पढ़ें। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सर्वे किया गाइडलाइन का, अभी मैंने कुछ भी नहीं लिखा, बस मुझे अंदाजा हो गया कि इस गाइडलाइन में एक्टोपिक प्रेगनेंसी की वेरियस टाइप्स की डायग्नोसिस बताई है इन्होंने, और मॉनिटरिंग बताई और मैनेजमेंट बताई। और मैनेजमेंट भी मैंने महसूस की कि 3 तरीकों से थी, एक एक्सपेक्टेंट थी, एक मेडिकल थी और एक सर्जिकल थी। और उसमें भी मैंने देखा कि दे हैव एडेड क्राइटेरिया कि व्हेन टू डू सर्जिकल, व्हेन टू गो फॉर मिथो, और उन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि हर टाइप ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी में एक रिकमेंडेड अप्रोच भी है। लेकिन अब मैंने ये 25 पेजेस की गाइडलाइन को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है कि मैं एग्जाम से पहले 2 पेजेस में ये पूरी गाइडलाइन गो थ्रू कर लूँ और मैं कोई पॉइंट ना स्किप भी ना करूँ। ठीक है, तो ये मेरे नोट्स बनाने की स्ट्रेटजी आई। मैंने सबसे पहले रिकमेंडेशंस पढ़ी बाय हार्ट, और ये तो मैंने हमेशा पढ़नी है। जब भी मैं ये गाइडलाइन या टॉपिक ओपन करूंगी मैं रिकमेंडेशन जरूर पढ़ूंगी, क्योंकि 99% आई हैव ऑब्जर्व्ड कि एग्जाम में रिकमेंडेशंस ही आती हैं, वेदर यू आर अपीयरिंग इन एफसीपीएस, वेदर यू आर अपीयरिंग इन एमआरसीओजी। इसके बाद फिर मैंने अपनी स्टेप वाइज प्रोटोकॉल बनाए। लाइक मैंने देखा कि ट्यूबलिक टॉपिक का एक स्टेप वाइज प्रोटोकॉल है, व्हेन टू डू मेडिकल, हाउ टू डायग्नोज, व्हेन टू डू मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल, एक्सपेक्टेंट। ठीक है, यू कैन मेक प्रोटोकॉल स्टेप वाइज इन द फॉर्म ऑफ एल्गोरिथम। एल्गोरिथम ज्यादा इजी होते हैं। ठीक है, या टेबल्स बना लें। जब आप हार्ड कॉपी पे बनाते हैं तो मुझे एल्गोरिथम बनाना जरूरी लगता है कि एरोज डालने होते हैं, बट जब मैं यूज करती हूँ WPS या वर्ड तो मैं टेबल बनाती हूँ। ठीक है, तो फिर जितने भी इंपॉर्टेंट फिगर्स आए थे मैंने उनको टेबल, सबसे पहले जो मैंने एलोकेट की हुई थी परसेंटेजेस वाली, मैं वहाँ लिखती गई। फाइनली मैंने कंपाइल कर लिया अपने नोट्स, जो कि मेरा स्टेप 1 नोट्स थे। इसके बाद जब मैंने इसके टॉपिक वाइज क्विज किए, व्हेन यू आर इन एस कोर्स यू सी कि हर इंपॉर्टेंट टॉपिक पे एक टॉपिक वाइज क्विज होता है, या यू विल सी कि जब मैं सेशन ले रही होती हूँ तो मैं साथ साथ आपको रिकॉल्स बताती रहती हूँ, तो आप ऐड करते रहेंगे, जरूर ऐड करें। ठीक है, जब आप पेपर करते हैं जाके, या जब आप कोई भी रिकॉल बुक पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि आप पहली दफा नहीं पढ़ रहे, आप ये पहले सुन चुके हैं, कर चुके हैं, एंड दे आर ऑलरेडी इन योर नोट्स। ठीक है, थर्ड स्टेप पे आपने मजीद इसको रिफाइन कर लेना है, ताकि वो मे बी आपकी 3-4 पेजेस की टॉपिक प्रेगनेंसी की नोट्स बने, बट आई अज्यूम एग्जाम से पहले आपने सिर्फ वो बातें पढ़नी हैं जो कि भूलती बहुत हैं, दे आर इम्पोर्टेंट इनफ, और ये सारी बातें 2 पेजेस पे आ जाती हैं, तो आपने बस 2 पेजेस वाले ही गाइड नोट्स बनाने होते हैं। ठीक है, तो गाइडलाइन जो है JTG की 40-46 तक हैं, लेकिन दे आर डिस्पर्स्ड हर टॉपिक पे। मतलब अभी आपने पढ़ी एक टॉपिक की, दूसरी आ जाएगी गाइनी की, तो आप अगर सारी गाइडलाइन एक दफा पढ़ेंगे तो आप ऑर्गेनाइज नहीं रहते। आप जो है मॉड्यूल में ही पढ़ें। लेट्स सपोज इफ यू आर डूइंग मेडिकल डिसऑर्डर, इस पे गाइडलाइन JTG की है जितनी भी, बस वो कर लें, बाकी छोड़ दें। ठीक है, डायबिटीज हाइपरटेंशन की नाइस की है, सिर्फ वो पढ़ लें।
ठीक है, तो आफ्टर रीडिंग गाइडलाइन आप उसको रिस्पेक्टिव मॉड्यूल में अटैच करते हैं, जरूर करें। ठीक है, जैसे अर्ली प्रेगनेंसी में कितनी गाइडलाइंस, अब टोटल गाइडलाइंस तो 40 या 50 है लेट्स सपोज, बट अर्ली प्रेगनेंसी में हमें कितनी गाइडलाइंस करनी है इस मॉड्यूल में? एक्टोपिक की करनी है, मोलर की करनी है, मिसकैरेजेस की करनी है, वो नाइस की करनी है। तो हमें पूरे 40 या 45 गाइडलाइंस में से सिर्फ 2 गाइडलाइंस पूरे ग्रीन टॉप से पढ़नी पड़ी है, बाकी हम छोड़ देंगे रिस्पेक्टिव मॉड्यूल्स में, फिर ओपन कर लेंगे। ठीक है, फिर गाइडलाइन की जो बुक है मैडम की, ये उसका फ्लायर है, और मैंने इसको कैसे ऑर्गेनाइज किया है, मैंने इसको जो लेटेस्ट गाइडलाइंस है, जैसे कि अभी 2022 अगस्त में आई है इंट्राहेपेटिक प्रेगनेंसी, सबसे पहले मैंने स्टार्ट इसको ऐसे किया है। फिर जितनी भी 2022 की गाइडलाइंस थी वो पहले हैं, फिर उसके बाद 2022 की गाइडलाइंस आ जाएंगी, फिर 19 की, फिर ग्रीन वाली 18 की, फिर 17 येलो वाली या ऑरेंज वाली, इस तरह फिर 16 की। गाइडलाइन नंबर है 43, कोई 74, कोई 8, कोई 73। ठीक है, और साथ में जो रिसेंट जो है गाइडलाइन वो टॉप से शुरू हो रही है। ठीक है, फाइनली फिर हम चले गए 2016 की सारी गाइडलाइंस हैं, फिर 15 की हैं। अब ये मॉड्यूल वाइज गाइडलाइन नहीं है। ठीक है, आप ये देखें ना, ये तो ओवेरियन सिस्ट आ गई, इसके बाद हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम आ गया। हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम अर्ली प्रेगनेंसी में पढ़ना था, ओवेरियन सिस्ट हमने ऑन्कोलॉजी में पढ़नी है। ठीक है, तो हम गाइडलाइन के थ्रू नहीं पढ़ सकते कि सारे ग्रीन टॉप गाइडलाइंस हम 2-3 महीने में बैठ के पढ़ लें। हमने पढ़ना मॉड्यूल वाइज ही है। हमें पता होना चाहिए इस मॉड्यूल में ये 6 टॉपिक हैं, और इनमें से जो 3 टॉपिक्स हैं उनकी ग्रीन टॉप की गाइडलाइन है, वो हम वहीं से पढ़ेंगे, और 3 जो है उनकी नाइस की हम वो वहां से पढ़ेंगे, बट हमारा मॉड्यूल कवर हो जाएगा। फिर हम सेकंड मॉड्यूल, थर्ड मॉड्यूल, और इस तरह हम 7 मॉड्यूल्स कर लेंगे, तो एंड ऑफ द डे सारी ग्रीन टॉप गाइडलाइंस तो कवर हो ही जाएंगी इन देयर रिस्पेक्टिव मॉड्यूल्स। ठीक है, तो 15 की ये गाइडलाइंस हैं, जैसे बर्थ आफ्टर सिजेरियन सेक्शन और पोस्ट हिस्टेक्टमी देनल वॉल प्रोलैप्स एंड ऑल दैट। ठीक है, अच्छा दूसरा ये कि अगर आप लेट्स सपोज अगर आप पढ़ना चाहते हैं ईबीएम से, तो जस्ट एक मिनट, अगर आप ईबीएम से पढ़ना चाहते हैं ना, तो ये वाली जो गाइडलाइंस है ना, यहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, ये सारी ईबीएम से ना पढ़ें क्योंकि ईबीएम में ये अपडेटेड नहीं है। ठीक है, तो ये जो 2022 की है यहाँ तक की सारी गाइडलाइंस, ये सारी आपने गाइडलाइन से ही पढ़नी है, बिकॉज ईबीएम में जो लिखी हुई है पुरानी रिकमेंडेशंस लिखी हुई हैं, अब हमें नहीं करनी है। हाँ, जो पीपीएच से ऑनवर्ड है वो 16 वाली है, वो ईबीएम सेफ है उनके लिए। ठीक है, तो यू कैन डू इन दैट वे, बट बेहतर ये है कि गाइडलाइंस ही कर लें। ओके, तो बुक मेरी अवेलेबल होगी इंशाल्लाह, बट रिमेंबर दे आर माय नोट्स। मैं तो हमेशा ही कहती हूँ मेरे नोट्स मेरे ही हैं। ये नोट्स पढ़ने के बाद भी आपने अपने नोट्स बनाने हैं, बिकॉज आपके नोट्स बनाने की स्पेस हमेशा बाकी रहेगी। ठीक है, अप टू यू, वेट कर लें इस बुक का, या डायरेक्टली जैसे मैंने बोला गाइडलाइन आप डाउनलोड करें फ्रॉम कॉलेज वेबसाइट और प्रिंट आउट लें, और ऐसे ही जैसे मैंने बताया उसको पढ़ लें। ठीक है, लेकिन इफ यू आर बिजी इनफ यू कांट डू दिस, देन दिस बुक इज फॉर यू। ठीक है, हाउ टू रीड नाइस एंड डॉग, एंड हम फर्दर किसी और सेशन में करेंगे। तो हाउ टू मेक नोट्स, लेट्स फॉर एग्जांपल अगर हम एक मॉड्यूल इन्फेक्शन का उठाते हैं, तो हमें कैसे इन्फेक्शन के नोट्स बनाने हैं। ठीक है, वही पहली बात है कि पहले तो आपने स्मार्ट होना है, वाइज होना है। डू नॉट गो लाइक डंकी लाइक हार्ड वर्क। ठीक है, गुड कॉम्बिनेशन ऑफ स्मार्ट एंड हार्ड वर्क इज रिक्वायर्ड टू पास द एग्जाम। ठीक है, तो स्मार्ट बने, थोड़ी बहुत आईटी यूजर भी कर लें, लेकिन खैर बिल्कुल ही मेरे जैसे हो तो फिर डाउनलोड करके प्रिंट आउट लो और उस पर कर लो, हार्ड कॉपीज ऑलवेज बेस्ट आपका। ठीक है, तो अपने रूल सेट कर लें। ठीक है, सबसे पहले एग्जाम अगर अपेयर हो रहे हैं, अपनी लाइफ इवेंट्स को प्रायोरिटाइज कर लें। अगर आपके पास
3 to 6 मंथ्स अवेलेबल हैं पढ़ने के लिए, तो फिर ये 3 to 6 मंथ्स बहुत अच्छे हैं। आइडियल तो 6 मंथ होने चाहिए एग्जाम FCPS या MCPS में अपेयर होने के लिए, इवन MS, तीनों में की एक ही बात है, क्योंकि पूरा सिलेबस ही करना होता है आपने। तो 6 महीने तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर 4 भी हैं तो इट्स ओके, इसमें थोड़ा सा नंबर ऑफ आवर्स आप ज्यादा कर लें, ठीक है। बट अगर आपने एग्जाम देने का डिसाइड कर ही लिया है, एडमिशन भेज ही दिया है, तो फिर जान तोड़ मेहनत करें, ठीक है। फिर आप इसके पीछे पड़ जाएं। अव्वल तो एग्जाम देना जब तक आपकी फैमिली इश्यूज हैं या पर्सनल लाइफ के इश्यूज हैं, लेकिन वंस यू हैव डिसाइडेड तो फिर आप इसको अपना बेस्ट दें। बिलीव मी, ये एग्जाम इफ यू हैव डिसाइडेड कि ये एग्जाम आपने देना और पास करना है, तो आप इसको 1 गो में कर सकते हैं इजीली, बिकॉज सपोर्ट इज अवेलेबल। तो रूल नंबर 1 ये है कि सबसे पहले तो आपको व्हेन यू आर इन एस कोर्स, जैसा कि आपको पता है कि हम टेंटेटिव प्लानर बना लेते हैं कि भाई 10-15 दिन में हमने ये मॉड्यूल खत्म करना है, इसमें ये टॉपिक्स हैं और हर टॉपिक में हमने ये दिन करना है। स्टडी सोर्सेज आपको पहले ही पता है, ठीक है। तो एक प्लानर बन गया, अगले 10 दिन स्पून में है, ठीक है। सोर्सेज जैसे कि इन्फेक्शन में हमने कहा था कि हमने HIV बीवा से करना है, सिफिलिस बैच से करनी है, RP बैच से करनी है, बाकी जो थी हमने ग्रीन टॉप गाइडलाइन से कर लिए थे, ठीक है। कुछ हमने सिप्स से भी किया, सिप्स फिटर इन्फेक्शंस मैंने सिप्स से पढ़ाए थे आपको, लेकिन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है बिकॉज आई हैव एडेड एवरीथिंग इन माय सेशन। चलें, बट अगर आप पढ़ना चाहते हैं, इफ यू आर नॉट इनटू मेड होम एज कोर्स, तो फिर तरीका यही है जो कि मैंने बताया। एक और फिर दूसरा स्टेप ये है कि रिकमेंडेशन जरूर पढ़नी है, और जो चीजें रिकमेंडेशंस में नहीं होती तो फिर वो आपने हाईलाइट करनी है, जो आपको महसूस होता है कि ये दे कैन बिकम इन क्वेश्चन, ठीक है। और साथ के साथ रिकॉल बुक्स अवेलेबल हैं और उनको अपने स्टडी मटेरियल पे ऐड करते रहें, ठीक है। इफ यू आर इनटू मेड होम तो फायदा ये है कि आपको पहले से ही पता चल जाता है, क्योंकि रिकॉल्स बुक में तो जो पेपर हैं वो 1 to 200 क्वेश्चन रैंडम नहीं है, बट टॉपिक वाइज में तो वो टॉपिक वाइज ही आते हैं ना, आपको ढूंढने नहीं पड़ते। और फर्स्ट गो में तो थ्योरी पढ़ोगे ना, पास पेपर तो बाद में करोगे, तो आपको फिर पता चलेगा पास पेपर का क्वेश्चन ये था, तो फिर आपको दोबारा नोट्स में ऐड करना पड़ेगा। बट व्हेन यू आर इनटू एस कोर्स तो टॉपिक भी देयर एंड देन कवर, रिकॉल भी उसका देयर एंड देन कवर, नोट्स भी देयर एंड देन बन गए, फिर तो आप वो कंटिन्यूस प्रोसेस वाली बात भी खत्म हो गई, ठीक है। तो स्टेप 1 पे गाइडलाइन पढ़नी है तो रिकमेंडेशंस पढ़ लें, चाहे वो जो है ग्रीन टॉप है, चाहे वो नाइस है, हमेशा रिकमेंडेशंस को अहमियत दें। उसके बाद जो अपार्ट फ्रॉम रिकमेंडेशंस जो पैराग्राफ्स होते हैं उनको सर्वे करके जो आपको फील होता है इंपॉर्टेंट है, कोई परसेंटेज इंपॉर्टेंट है, वो आप कर लें, ठीक है। गाइडलाइन के शुरू में 2 ब्लैंक पेजेस अटैच कर दें और जो भी परसेंटेजेस आपको रैंडम मिलती रहें वो शुरू में रख लें, ठीक है। स्टेप 2 पे जो है स्टेप 2 तो मैंने बता दिया कि जो अपार्ट फ्रॉम रिकमेंडेशन जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो हाईलाइट कर ली, और 3 पे रिकॉल्स ऐड कर दिए। लेकिन फिर भी यू विल सी कि आप अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने नोट्स में ऐड करते ही रहेंगे टिल योर एग्जाम डे, क्योंकि यू नो कि हाउ टू ऑर्गेनाइज थिंग्स, ठीक है। आपने उनको ऑर्गेनाइज भी करना है, वो मैं आपको बताती हूँ कि हर मॉडल को कैसे ऑर्गेनाइज करना है। जैसे कि हमने लेट्स सपोज इन्फेक्शन पढ़ लिया, फीटल इन्फेक्शन पढ़ लिया, मैटरनल पढ़ लिया, प्रेगनेंसी रिलेटेड पढ़ लिए, फर्स्ट सेमेस्टर वाले सारे पढ़ लिए। अब उनको ऑर्गेनाइज भी तो करना है ना, वो सारे इन्फेक्शन जो नॉर्मली कराते हैं वो अलग से ऑर्गेनाइज करें, वो सारे इन्फेक्शन जो हाइड्रोप्स कराते हैं विदाउट एनॉमली वो अलग से करें, सारे इन्फेक्शन जो इचिंग कराते हैं, जो रेजिस्टेंट हैं, जो सर्वाइकल लीजन्स कराते हैं, जो एक जो है ऑफेंसिव हैं, जो एसटीडी में आते हैं, जो पीआईडी में आते हैं, जो रैश करते हैं स्पेसिफिक किस्म का, वो अलग करें। जो सारे वायरल इन्फेक्शन जो कोई डीएनए है, कोई आरएनए है, वो डिफरेंट हैं, उनको अलग करें। बैक्टीरियल इन्फेक्शन अलग करें, पैरासिटिक इन्फेक्शन जैसे ट्राइकोमोनाज अलग करें, फंगाई अलग करें, ठीक है। और फिर इनकी ट्रीटमेंट या डायग्नोसिस है, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन वो करें, क्योंकि दे आर इम्पोर्टेंट। फर्स्ट लाइन डायग्नोसिस एंड हर जगह नेट ही होता है स्टडीज में, मोस्ट कॉमन क्लेमाइडिया, गोनोरिया, ट्राइकोमोनाज। अगर वो नहीं है तो व्हाट एल्स, सेकंड लाइन भी आपको आनी चाहिए। फिर उसका स्वैब कहाँ से लेना है, फर्स्ट लाइन बीवीएस है, वो नहीं है तो व्हाट एल्स, एंडोसर्वाइकल पता होना चाहिए। लेकिन बैक्टीरियल वेजिनोसिस में और कैंडिडा में ये HBS होता है, इट्स नॉट एंडोसर्वाइकल और इवन VBS। However, if it is GBS, then the lower vaginal swab, it's not even HBS. तो हर इन्फेक्शन का साइट डिफरेंट है, ठीक है। और कुछ इन्फेक्शन ऐसे हैं जो हर जगह से लिए जा सकते हैं, जैसे ट्राइकोमोनाज है, VBS से भी ले सकते हैं, हाई वेजिनल भी ले सकते हैं और एंडोसर्वाइकल भी ले सकते हैं। तो वंस यू विल रीड
इन्फेक्शन फ्रॉम पेरेंट सोर्स के ये टॉपिक इन्फेक्शन में, ये इन्फेक्शन मॉड्यूल जो है, इन्फेक्शन मॉड्यूल वैसे कॉलेज की तरफ से अलग से मॉड्यूल नहीं है, मेड होम या एस कोर्स में मैंने इसको अलग से बनाया है, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बिखरे हुए, स्किप ना हो जाएं तो मुझे हमेशा डर रहता है। तो मैं इनको जब से स्टूडेंट थी या मेंटर हूँ तो मैं इनको इकट्ठा ही करके पढ़ती हूँ। तो जब मैंने नोट डाउन कर लिए ये इतने सारे इन्फेक्शंस हैं तो इनका सोर्स ये है, तो मैं इनको पढ़ती गई। जब मेरे ये 10-15 इन्फेक्शंस कंप्लीट हो गए, मेरे एक एक पेज के नोट्स बन गए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि परसेंटेजेस अलग हैं, रिकमेंडेशंस अलग हैं, इंपॉर्टेंट चीजें अलग हैं, रिकॉल्स अलग हैं। उसके बाद भी मुझे लगा कि इसको मजीद रिफाइन करना है। फिर मैंने वो सारे इन्फेक्शन अकॉर्डिंग टू माई ओन व्यू कि जैसे एग्जाम में आया मैंने उनको अलग से भी कर लिया, अपने नोट्स को मजीद रिफाइन कर लिया। बट ये काम करते करते मुझे चौथा महीना 5वां महीना जरूर स्टार्ट हो जाएगा आफ्टर रीडिंग, कि फर्स्ट गो में ये बातें नहीं आपको चलेंगी पता। तो नोट्स एक दफा नहीं बनते, दिस इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। इसी तरह अगर आप मेडिकल डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं तो इसको प्लेन मत पढ़ें। हर मेडिकल डिसऑर्डर अगर वो क्रॉनिक है तो कोई चेकलिस्ट तो होती है ना कि कब वो एबल है प्रेगनेंसी के लिए, मतलब सीकेडी है तो क्या क्रेटिनिन का लेवल है, डायबिटीज है तो क्या इको या HbA1c का लेवल है कि शी वुड बी अलाउड टू कंसीव। ठीक है, तो और अगर वो फर्स्ट सेमेस्टर में आती है तो फिर उसकी क्या चेकलिस्ट है, सेकंड की क्या है, थर्ड की क्या है। हर मेडिकल डिसऑर्डर का एक स्पेसिफिक टाइम ऑफ डिलीवरी है, एक स्पेसिफिक मोड ऑफ डिलीवरी है, एक स्पेसिफिक एनेस्थीसिया है। ठीक है, एक स्पेसिफिक उसका प्रोटोकॉल है। वो ये चेकलिस्ट इस तरह के बनाएं और फिर इस तरह से अपने नोट्स बना लें। पोस्टनेटल हर जो डिजीज है उसमें ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड रिकमेंडेशंस हैं गाइडलाइन में कि आपने कौन सी मेडिसिन देनी है। अभी एग्जाम में भी आया था कौन सी एंटी हाइपरटेंसिव पोस्टनेटल देनी है विद ब्रेस्ट फीडिंग, तो आपने पहले से ही लिखा हुआ है कि नंबर 1 चॉइस ये है, 2 ये है, 3 ये नहीं होगी तो ये नहीं होगी तो ये। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्शन हर मेडिकल डिसऑर्डर का डिफरेंट है, सीकेडी में डिफरेंट आता है, कार्डिक पेशेंट के डिफरेंट हालात हैं, एपिलेप्सी के डिफरेंट हालात हैं। हर एक का रिकरेंस भी है, जीडीएम का रिकरेंस है, पीआईएच का रिकरेंस है। ठीक है, एपिलेप्सी के फिट्स का रिकरेंस है, अस्थमा के अक्यूट अटैक का रिकरेंस है, वो अलग से कर लें। ठीक है, नेक्स्ट प्रेगनेंसी कब करनी चाहिए और वो क्या उसकी चेकलिस्ट है प्रायर टू कंसेप्शन वो। तो सारे मेडिकल डिसऑर्डर इस अंदाज से पढ़ें। ठीक है, इसी तरह ये जस्ट फॉर एग्जांपल अगर आपने जनरल अल्सर को अप्रोच करना है तो कोई लिम्फ नोड इन्वॉल्व कर रहे हैं, कोई अल्सर बना रहे हैं, कोई पेन कर रहे हैं, कोई पेनलेस है, तो सबके सब एक ही जगह पे इस तरह से आप ऑर्गेनाइज कर लें। तो ये ऑर्गेनाइज्ड जो नोट्स हैं दे विल सेव योर लाइफ इन एग्जाम एंड इन योर प्रैक्टिकल लाइफ। तो प्लेन मत पढ़ें। ठीक है, एंड इफ यू आर इन आवर एस कोर्स तो फिर भूल जाएं। आई विल कीप मेकिंग योर लाइफ इजी बाय मेकिंग सच गिफ्ट स्लाइड्स और दे विल बी अवेलेबल अकॉर्डिंग टू ईच मॉड्यूल। हर मॉड्यूल की आई हैव डिजाइन के मैंने कोई उसके 40-50 पेजेस बनाने ऑर्गेनाइज करके, ताकि एग्जाम से पहले सिर्फ आप फ्लिप करते रहें। इफ यू आर नॉट मेकिंग नोट्स तो आपकी चीजें रिवाइज हो जाए। ठीक है, ऑन्कोलॉजी का भी भाई यही तरीका है। लेट्स सपोज ऑन्कोलॉजी के कोई 6 कैंसर हैं, पढ़ने के बाद एक क्वेश्चन आता है कि कौन से ऐसे कैंसर हैं जो सर्जिकली स्टेज्ड हैं, कौन से ऐसे कैंसर हैं जो क्लिनिकली स्टेज्ड हैं। तो मैंने उन सबको टॉपिक वाइज क्विज के साथ जब आप लोगों को करवाऊंगी तो आपको पता होगा कि ये इस कैंसर में ये क्विजेस आए हुए हैं, ये रिकॉल्स आए हुए हैं और वो पर्टिकुलरली ये पूछते हैं, तो मैं अभी से ही नोट्स में ये चीज ऐड कर लूँ। ठीक है, मार्जिन पे वो तंग होता है, बल्बल कैंसर में क्या कट ऑफ है, रिकरेंस में क्या कट ऑफ है, जो है फिक्स करने की क्या कहानी है, तो ये इस तरह से कर लें। एंडोमेट्रियल थिकनेस में काफी बंदा तंग होता है कि क्या थिकनेस है, हर बुक में डिफरेंट है, हर जगह पे डिफरेंट है। एक दफा अपने स्टडी सोर्सेज को रिफाइन करें कि ये मैंने यहाँ से पढ़ना है क्योंकि ये लेटेस्ट और रिसेंट है। इसमें लिखा हुआ है कि पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग जो है इसकी कट ऑफ जो है मोर देन 4 है, मोर देन 4 है, इक्वल नहीं है ये। अच्छा, अगर HRT के साथ है तो इक्वल टू 5 एंड मोर देन 5 है। ठीक है, विदाउट HRT 4 से ज्यादा ही है, मतलब 4 नहीं है, 4.1 है। लेट्स सपोज पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग 4 आ जाती है, उसमें कुछ भी नहीं करना, बट 4.1 आ जाती है तो फिर बायोप्सी करनी है। बट अगर HRT पे है तो अगर वो सिक्वेंशियल कॉन्टिन्यूस कंबाइंड HRT है तो ये 5 भी आएगी तो बायोप्सी बन जाती है। ठीक है, और अगर ये सिक्वेंशियल है तो ये 7 भी आती है तो बायोप्सी बन जाती है। और सिमिलरली 7 का फिगर आपने देखा होगा PCO में भी आता है, वो PCO जिसमें विथड्रॉल ब्लीड पेशेंट नहीं करता
और उसकी थिकनेस जो है 7 आ जाती है तो वो बायोप्सी उसकी करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि ये 7 है या मोर देन 7 है, या क्योंकि ऑप्शन में ये होता है इस तरह से आती हैं कि लेट्स सपोज एक पेशेंट है जिसकी एंडोमेट्रियल थिकनेस 4 है एंड उसकी मेनोपॉज हुई है अभी 4 ईयर बैक, तो शी इज हैविंग एब्नॉर्मल ट्राइन ब्लीडिंग। एबनॉर्मल भी क्या, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग हो गई है तो फिर आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं करेंगे या बायोप्सी करेंगे। अभी 4 पे तो कुछ भी नहीं करना, बिकॉज इफ इट इज मोर देन 4 देन हमने करना है। अगर क्वेश्चन में आता है कि ये 5 है या 4.5 है तो फिर हमने बायोप्सी करनी है। तो लेट्स सपोज अगर ये एंडोमेट्रियल थिकनेस 5 है, पेशेंट को मेनोपॉज भी हो गया 5 साल पहले, बट वो अब टिबुलोन पे है या किसी भी कॉन्टिन्यूस कंबाइंड पे है, तो ये 5 पे ही बायोप्सी करनी है इफ इट इज पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग एंड इफ इट इज हैपनिंग आफ्टर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एमेनोरिया, ठीक है। तो इस तरह के अपने बायोप्सी सारे नोट्स एक ही दफा बना लें ताकि ये एक ही जगह पे सारी थिकनेस आपको मिल जाए, विद बायोप्सी, विदाउट बायोप्सी, व्हेन टू डू पाइपल, व्हेन नॉट टू डू पाइपल, प्री मेनोपॉजल में पाइपल के सिग्निफिकेंस, पोस्ट मेनोपॉजल में पाइपल के सिग्निफिकेंस, फोकल लीजन्स में क्या करना है। तो ये बायोप्सी के नोट्स बनेंगे, बिलीव मी ये एक पेज पे सारा सायापा मुक जाएगा, और वरना जब आप प्लेन पढ़ोगे तो ये 100 पेजेस बन जाएंगे और तब भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप ऑन्कोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपको पता है भाई एंडोमेट्रियल कैंसर है लेट्स सपोज, तो इसकी सारी फिगर्स का खाना बना के छोड़ दें, उसमें जितनी फिगर्स आती हैं फिगो से पढ़ेंगे 2018 से, तो वो साइड पे कर दें। स्पेसिफिक सिम्टम क्या होते हैं इसके बहुत सारे सिम्टम्स हैं बट एग्जाम में तो स्पेसिफिक पूछते हैं, या इसका स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्क फैक्टर कौन सा है, बहुत सारे हैं, ओबेसिटी, डायबिटीज, टमोक्सिफेन, फैमिली हिस्ट्री, ठीक है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है, ओबेसिटी, और ओवेरियन कैंसर में स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है, फैमिली हिस्ट्री, ठीक है। स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन तो बहुत सारी हैं बट एंडोमेट्रियल कैंसर में कौन सी है, पार्ट डायग्नोसिस डिफरेंट है एंड पार्ट स्टेजिंग डिफरेंट है। इसका मेथड क्या है, कुछ कैंसर तो क्लिनिकली स्टेज हो जाते हैं जैसे ओवेरियन है, सॉरी सर्वाइकल है, बट एंडोमेट्रियल तो सर्जिकल स्टेजिंग के साथ होगा, ठीक है। फिर स्टेज क्या है, स्टेज बाय ट्रीटमेंट क्या है, फिर कुछ एक्सेप्शन है कि प्रेगनेंसी में क्या करना है, कोमॉर्बिडिटीज है तो क्या करना है। फिर हर कैंसर का एक स्पेसिफिक रूट है, हर कैंसर का एक स्पेसिफिक मोस्ट कॉमन साइट ऑफ मेट है, हर कैंसर का एक अपना स्पेसिफिक 5 ईयर सर्वाइवल है, हर कैंसर का अपना एक रिकरेंस का पैटर्न है और उसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिफरेंट हैं। तो ये एक टेबल बना के और हर कैंसर पढ़ते हुए फिल इन द ब्लैंक्स करते जाएं, then your high quality notes are there। एग्जाम से पहले पूरा एंडोमेट्रियल कैंसर एक पेज में आपका होगा और उसी एक पेज के साइड पे सारी एंडोमेट्रियल थिकनेसेस लिखी हुई है, दूसरे पेज पे एंडोमेट्रियल कैंसर की ये पूरा टेबल फिक्स है और आप रिवाइज हो गया, वरना तो रिवीजन करने में ही आपका पूरा दिन लगेगा और डिप्रेशन होगी और फिर भी नहीं कर पाओगे और एग्जाम में फिर भी रह जाओगे। तो दिस इज द मैजिक ऑफ मेकिंग हाई क्वालिटी नोट्स। आज की एफर्ट, आज से एग्जाम से 6 महीने वाली एफर्ट आपको एग्जाम वाले दिन सुरखरू कर सकती है, ठीक है। तो आप अपनी रिवीजन वॉल्स बना लें एग्जाम से एग्जैक्टली महीना पहले। कुछ पॉइंट टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो एल्गोरिथम की फॉर्म में होते हैं, आते जाते उनको देखते रहें, एंटीबायोटिक्स हैं, कुछ डोजेज ऐसी होती हैं तो वो याद नहीं रहती, या इन्फेक्शन या स्टेज वाइज ट्रीटमेंट ऑन्कोलॉजी की याद नहीं रहती। तो दिस इज अ वे ऑफ मेकिंग नोट्स, द वे आई यूज टू मेक नोट्स। सारे फिगर्स एक जगह पे, रिकमेंडेशंस एक जगह पे अटैच कर दी, जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एक्सेप्ट रिकमेंडेशंस अलग से, रिकॉल्स अलग से। तो कोई भी टॉपिक अगर मैं अपना खोलूंगी तो उसकी इस तरह की 4 आप सोचें हेडिंग्स होंगी, ठीक है। फिर अगेन नेवर क्विट, मुश्किल काम है बट पॉसिबल नहीं है, और हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क दोनों मिला के काम करेंगे, ठीक है। तो अगर ये मैंने जेटीजी की गाइडलाइन बनाई जो कि मैंने अभी आपसे शेयर भी की, उसमें इतने फिगर्स थे लेकिन मैंने सारे फिगर्स उठा के इधर डाल दिए, ठीक है। तो अब बस मैंने ये पढ़ने हैं क्योंकि मैंने बनाए हैं, मुझे पता है, तो मैं इस पर ट्रस्ट भी कर सकती हूँ। तो इसलिए हमेशा अगर आप अपने नोट्स बनाते हैं तो वो सबसे अच्छी बात है। दूसरी बात ये है कि आप मैडम के नोट्स ले लें, हार्ड कॉपी में भी दे विल बी अवेलेबल इन नेक्स्ट मंथ। अगर ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो मैंने कहा ना उसका अल्ट्रासाउंड का क्राइटेरिया था, तो मेरी ख्वाहिश थी कि जहाँ अल्ट्रासाउंड का क्राइटेरिया है तो वहीं उसके लैब इश्यूज भी साथ हों और साथ ही उसकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी हों, क्योंकि गाइडलाइन में तो बड़ा डिफरेंट जगह जगह दिख हुई बातें थी, तो वो मैंने सारी अपने नोट्स में साइड बाय साइड डाल दी, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ओरिएंटेशन सेशन हमारा नाइस टू गुड सिप्स पे होगा। दिस इज अबाउट इस कोर्स मैडम,
कोर्स 20 अगस्त से स्टार्ट हुआ है, टॉपिक कर चुके हैं, 7 लाइव सेशंस होंगे, सिलेबस की ओरिएंटेशन मैं आपको दे चुकी हूँ। वी विल कवर ग्रीन टाइप गाइडलाइंस, नाइस, एफएसएच की गाइडलाइंस, एफएसएच की गाइडलाइंस पे अलग से एक लेक्चर होगा, ठीक है, क्योंकि ये गाइडलाइन इतनी लंबी है और अननेसेसरी लंबी है और जरूरत भी नहीं होती करने की। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम करेंगे। एचटी की 2-4 गाइडलाइंस हैं, दे विल बी कवर्ड, जैसे एंडोमेट्रियोसिस या रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस ही करनी होती हैं। सारे कैंसर्स फिगो से ही होंगे और जो फिगो से नहीं होंगे वो फिर बीसीजी से होंगे, ठीक है, जैसे स्पेसिफिकली वल्वा तंग करता है। और सारे जो इम्पोर्टेंट आपके टॉपिक्स हैं जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, थायराइड है, कार्डियक है, आईटीपीज हैं, इन सब के मेजर टॉपिक्स के टॉपिक वाइज रिकॉल्स कवर होंगे। दे आर अप्रोक्सीमेटली 40। इफ यू आर ज्वाइनिंग फॉर कमिंग फैब एग्जाम 2023 तो आपकी 2 रिवीजन साथ में हो जाएंगी, ठीक है। तो इफ यू वांट टू ज्वाइन अस यू कैन ज्वाइन। एंड बाकी इफ यू आर इनटू आवर कोर्स तो ये उसका तरीका है कैसे स्टार्ट करना है। ये पूरी वो सारी वो बातें हैं, इस पूरे लेक्चर की समरी है ये, कि सबसे पहले तो सर्वे कर लें गाइडलाइन का, फिर सुन लें मुझे और साथ के साथ अपनी इम्पोर्टेंट 4 हेडिंग्स बनाएं, उनके अंडर इनको लिखें, एल्गोरिथम बनाएं, कीप ऑन वर्किंग ऑन योर नोट्स, कीप ऑर्गेनाइजिंग योर नोट्स। और साथ ही आप जो है जब भी आप करें कोई भी रिकॉल आपको मिले तो उसको ऐड कर लें, ठीक है। तो अच्छा मैं ये बता दूं एस कोर्स के बाद क्या होगा। आफ्टर एस कोर्स मेरा एक सेकंड कोर्स होता है जिसमें मैं सारे पेपर्स भी सॉल्व करवाती हूँ 2010 से लेके फॉर एफसीपीएस 2022 तक। और आई रिकमेंड स्टूडेंट्स के एमसीपीएस आईएमएम के भी करें क्योंकि स्कूल एक है। तो उसके बाद जब आप वो कर रहे होते हैं पास पेपर सॉल्व तो यू विल नोटिस कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि शायद थ्योरी में रह गई थी। तो अपने नोट्स में पेपर वाइज जब आप देख रहे हैं, रिवीजन भी हो रही है, रैंडम टॉपिक्स भी हैं, तो वो अपनी चीजें नोट्स में डालते हैं। दिस इज द वे टू फाइनेस्ट वे ऑफ प्रिपरेशन है ये, ठीक है। लेट्स सपोज आपने 112 टॉपिक्स के अपने फाइन हाई क्वालिटी नोट्स बनाए हुए हैं, मैक्सिमम 200 पेजेस पे ये आपके नोट्स बन गए हैं। हर टॉपिक जो है वो आपने ऑर्गेनाइज किया हुआ है, उसको नंबर दे देंगे, शुरू में अपनी एक लिस्ट बना लेंगे, एंडोमेट्रियल कैंसर इस मेरे नोट्स के 20 पेज पे है। तो इफ यू आर सॉल्विंग पास्ट पेपर और वो टॉपिक एंडोमेट्रियल बायोप्सी पे आया हुआ है तो व्हाट यू हैव टू डू, 20 पेज खोल के अपने नोट्स पढ़ लिए, उस पर आपने आराम से लिखा हुआ है कि इस थिकनेस पे ये काम करना है, एचआरटी ले रही है तो ये काम करना है, ठीक है। तो वो आपका टॉपिक भी रिवाइज हो गया, आपके पास पेपर्स भी साथ चलते रहे। तो बाय डूइंग दिस आपकी रिवीजन 2 दफा नहीं होंगी बल्कि 10 दफा हो जाएगी। और मुझे नहीं लगता इतनी एफर्ट के बाद, एक मेंटोर की एफर्ट के बाद, एक स्टूडेंट की इतनी एफर्ट के बाद यू आर गोइंग टू फेल। हु कैन फेल यू? और होते भी नहीं है, बच्चे पास होते हैं। थैंक यू, you have joined us. If you want to join us, you can contact here 030148436995. We are starting from medical disorder. Medical disorder के लिए जो प्लानर है वो कोर्स में मैं अटैच कर चुकी हूँ। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो कि आई थिंक इन्फेक्शन और जनरल गाइन में कवर नहीं हुए। आई हैव प्लान्ड देम एंड जो आपके रिकैप सेशंस हैं उनमें वो कवर हो जाएंगे। बट आई अश्योर यू कि जो ये 112 टॉपिक्स हैं दे ऑल विल बी कवर्ड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। समरा ये मैंने ये पूछना था आपसे कि जैसे मैंने लेट ज्वाइन किया था, मेरे जो पहले वाले मॉड्यूल्स रह गए हैं, जैसे आपका ये सेशन कंप्लीट होगा तो हम इस ग्रुप से रिमूव हो जाएंगे या हम एग्जाम तक होंगे, जो रिवीजन सेशंस होंगे हम उसमें कंटिन्यू रहेंगे? अच्छा जो भी आपने लाइक एस कोर्स के लिए ज्वाइन किया है तो टिल फैब यू विल कीप एडेड ऑन मॉड्यूल्स, बट आफ्टर फैब यू हैव टू अप्लाई फॉर एक्सटेंशन। मॉड्यूल आपको सिर्फ फैब तक ही अवेलेबल होंगे। द सिमिलर अगस्त के एग्जाम के लिए जो मॉड्यूल्स थे वो अगस्त तक ही अवेलेबल थे, उसके बाद वो अवेलेबल नहीं थे और उनको स्टूडेंट्स ने एक्सटेंड करवाया। लेकिन मेरी सजेशन ये है कि बिफोर आप अपने ही मॉड्यूल को एक्सटेंड ना कराएं, आप करंट मॉड्यूल को ज्वाइन कर लें इन द सेम पैकेज जो भी आपको 70% ऑफ है। तो वो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि जो करंट कोर्सेज होते हैं उसमें एक जिंदगी होती है, एक एक्टिविटी होती है, आप मोमेंटम में रहते हो, वरना तो फिर पढ़ते नहीं हो, खुद से इतनी मोटिवेशन होती नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा करोगे एफर्ट?
अब ऐसे ही बनाओगे अपने नोट्स। अगर आप ये बुक खरीद भी लेना, ये सामने नजर आ रही है, इसके बाद भी नोट्स फिर भी बनाने हैं आपको। तो इफ यू आर थिंकिंग कि ये बुक खरीद के नोट्स बनाने से बच जाओगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इफ यू आर नॉट मेकिंग नोट्स तो फिर डिफिकल्ट है जिंदगी, क्योंकि पूरे वो जो रिवीजन के एग्जाम से पहले के जो हालात होते हैं ना, वो पैल्पिटेशन टैकीकार्डिया वाले, वो मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, मैं तो बड़ी हालत खराब हो जाती थी। और वो फेज मुझ पे ना ही आए तो बेहतर है, तो मैं पहले ही काम करके रखती थी अपना। ठीक है, पहले ही हर टॉपिक को, चाहे वो आप पढ़ रहे हैं किसी गाइडलाइन से या किसी बुक से, सबसे पहले हर टॉपिक जो भी आपका सोर्स है, सारे फिगर्स एक साइड पे, सारी रिकमेंडेशंस एक साइड पे। अगर गाइडलाइन से पढ़ रहे हैं तो रिकमेंडेशन अलग से मिल जाती है। कुछ ग्रीन टॉप की गाइडलाइंस ऐसी भी हैं जो इस तरीके से लिखी नहीं गई, थोड़ी पुरानी है, तो वो आपको ढूंढनी पड़ती है रिकमेंडेशंस। लेकिन जो भी बोल्ड होता है ना गाइडलाइन में स्टेटमेंट, वो रिकमेंडेशंस ही होती है। टेक दम रिकमेंडेशन, उनको अलग से आप हाईलाइट कर लें, ठीक है, येलो से कर लें। और फिर जो थर्ड स्टेप होगा नोट्स का, वो आपने एल्गोरिथम बनाने हैं उसके, ठीक है, जो कि मे बी रिकमेंडेशंस में भी जो बातें इंपॉर्टेंट थी वो भी इसमें डाल दें। फोर्थ पे फिर आपने इसमें रिकॉल्स ऐड कर दिए, ठीक है, बल्कि फोर्थ नहीं बनेगा पॉइंट, ये इट्स पार्ट थर्ड पॉइंट ही है, क्योंकि एल्गोरिथम आर पार्ट ऑफ रिकमेंडेशन। जहां भी गाइडलाइन में एल्गोरिथम आते हैं या टेबल आती है, उसको तो आप ऐसा समझें कि दे आर जस्ट लाइक गोल्ड, ठीक है, बहुत इंफॉर्मेशन होती है उसमें, और आपकी जिंदगी भी आसान हो जाती है। और सिमिलरली एक और बात है, if you are appearing in just take minute, FCPS के लिए जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जैसे कि मैंने आपको मॉड्यूल में बताया है कि मैटरनल मेडिसिन है, फीटल मेडिसिन, ऑन्कोलॉजी, यूरोगायनी, एंटीनेटल लेबर, ये मेरे 7 मॉड्यूल्स होते हैं। तो इसमें ना आपने गाइडलाइन तो करनी है, ठीक है, बट अगर आप FCPS, MS, MCPS के कैंडिडेट हो तो आपने मेक श्योर कि अगर कोई टॉपिक आपने गाइडलाइन से किया है तो आप अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कर लें, ड्यूहर्स्ट या IBM, उसमें जो टेबल है ना वो उस गाइडलाइन की जरूर देख लिया करें, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं ना कि ये टॉपिक प्रेगनेंसी अभी आपने पढ़ा, कितनी लंबी 25 पेज की गाइडलाइन थी, फिर भी जो एग्जाम में आया था वो टेबल से हो रहा था ड्यूहर्स्ट की, कि मेजर रिस्क फैक्टर्स में 3 मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं, उनमें से भी मेजर रिस्क फैक्टर्स कौन सा है, दिस इज नॉट अ गाइडलाइन। तो आपने क्या करना है, गाइडलाइन जरूर पढ़नी है, लेकिन उस गाइडलाइन उस टॉपिक पे जो मटेरियल है टेक्स्ट बुक में, अगर उसमें कोई टेबल है ना, तो वो भी वहां से कटिंग करके अपने नोट्स में चिपका देनी है, क्योंकि वो 3 किताबें एग्जाम से पहले नहीं खुलती कि आप कहेंगे ये नोट्स में से ये पढ़ लिया, अब मुझे IBM खोल के फलाने पेज पे वो ढूंढूंगी, फिर वो टेबल पढ़ूंगी, तो वो टेबल ही कट पेस्ट करके नोट्स पे चिपका दें, ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम। जी जी मैम अगर ये जो आप बता रही हैं कोर्स, तो ये इसको ज्वाइन करने के लिए फिर हम नबीरा से कांटेक्ट करेंगे? जी जी, तो हम उनको मैम ये रेफरेंस देंगे या वो खुद ही मतलब शी विल अंडरस्टैंड हरसेल्फ कि हम she will कौन से कोर्स? understand, she will understand, you just say कि मुझे थ्योरी कोर्स चाहिए FCPS का पार्ट है, राइट। and she will help you। तो थ्योरी बुक्स EBM पढ़नी है बच्चों, ऐसा नहीं है EBM नहीं पढ़नी, ठीक है, EBM पढ़नी है आपने, लेकिन अगर आप पूरी टॉपिक कर चुकी हो ना गाइडलाइन से, तो EBM के सिर्फ टेबल्स करने हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं तो ड्यूहर्स्ट के टेबल्स भी नहीं छोड़ती, टेबल्स करने में तो इतना मजा आता है, बल्कि एक एक्स्ट्रा बुक खरीद लें IBM की ड्यूहर्स्ट की, और सारे टेबल्स कट पेस्ट कर दें, जो आपके 112 टॉपिक्स है ना, उन टॉपिक्स वो हैं तो IBM से ही, उनके टेबल्स भी हैं, तो नोट्स तो आप बना रहे हो साथ साथ, तो फिर वो टेबल्स लिखने में कितना टाइम लगेगा, एल्गोरिथम लिखने में कितना टाइम लगता है, एल्गोरिथम भी कट पेस्ट करके लगाएं अपने नोट्स पे, और टेबल्स भी कट पेस्ट करके अपने नोट्स पे लगाएं, ठीक है। टेंटेजर पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आपने अपनी फंडामेंटल्स रिवाइज करनी है तो बस ठीक है, शॉज हाई रिस्क कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कोई बेसिक बुक रखनी है 2017 से जो के बाद जो गाइडलाइन अपडेट हुई है वो पूरी करने के बाद, तो सिर्फ ये IBM कर लें। आई एम सेइंग कि 2017 से ऑनवर्ड जो भी नाइस की और ग्रीन टॉप गाइडलाइन की जिस टॉपिक पे गाइडलाइन आई है वो वहीं से करें, उसके अलावा सारे टॉपिक्स आप 3rd एडिशन IBM से कर लें। 4th एडिशन अभी तक मार्केट में नहीं आया, फेक एडिशन है बिल्कुल,
अगर आता तो इतनी हमें जिद्दोजहदी ना करनी पड़ती गाइडलाइन वाली, ठीक है। तो लेट्स सपोज 2017 से जो पुराने टॉपिक्स हैं जो सिर्फ आपने ईबीएम से ही करने हैं, तो इतनी एफर्ट कर लें कि उस टॉपिक वो सिमिलर टॉपिक्स ड्यूहर्स्ट से भी ओपन करके उस पर जो टेबल्स हैं वो देख लें, और देखना क्या है, ये उठाएं और कैंची काटें और उठा के अपने नोट्स पे लगा दें, ठीक है। तो अगर मैं लेट्स सपोज अगर मैं बनाती हूँ ना अपने नोट्स, जिनको मैं कहूँगी कि माई नोट्स, तो उसमें मैंने क्या करना है, मैंने प्रिंट आउट निकालना है, अगर उसका कोई गाइडलाइन है उसकी अवेलेबल जो 2017 के बाद छपी है, तो मैंने वो गाइडलाइन प्रिंट आउट कर ली, उसके रिकमेंडेशंस वाले पेजेस में से जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने देख ली, ठीक है। सारे पेज फिगर्स जो थे वो मैंने अलग से लिख लिए, ठीक है। रिकॉल्स जो 40 जो टॉपिक वाइज क्विज में आए मेरे सेशन से आपने सुन के लिखे वो मैंने अलग से लिख लिए। लेकिन जो भी टेबल थी इस टॉपिक पे ईबीएम में या ड्यूहर्स्ट में या एल्गोरिथम था इसी गाइडलाइन में, वो भी कट पेस्ट करके मैंने इसको यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। बस अब इसकी मैं मजीद डेंटिंग पेंटिंग करती रहूंगी, अपने ऑर्गेनाइज करती रहूंगी, मैं 1-2 ब्लैंक पेजेस भी छोड़ूंगी, ठीक है। बट ये मेरा जो बेसिक काम है वो कवर हो गया, ठीक है। अब ये एफर्ट तो हुई है, लेकिन जो प्लेयर है ना वो पेन के साथ ही है। इफ यू विल सेक्रीफाइस योर टाइम एफर्ट अब करेंगे तो इसका जो फ्रूट है ना वो एग्जाम में मिलेगा, फिर दिमाग ना फोगी नहीं होगा बिल्कुल भी, क्या करना है किस बायोप्सी पे और किस स्टेज पे क्या करना है, किस रिकरेंस पे क्या करना है, ये अल्सर पेनफुल है तो क्या करना है, पेनलेस था वो उसमें क्या करना था, ठीक है। तो दिस इज अबाउट टुडेज क्लास। सीपीएसपी के जो पूल है इनसाइट सीरीज मैं आपको बताती हूँ कि जो इनसाइट सीरीज है वो तो मस्ट है, चाहे वो एफसीपीएस का एग्जाम दे रहे हो आप, चाहे एमसीपीएस का, चाहे आईएमएम का, ठीक है। तो एक एफसीपीएस के स्टूडेंट ने एफसीपीएस के भी पास पेपर्स करने, एमसीपीएस के भी करने, आईएमएम के भी करने हैं। एक एमसीपीएस के कैंडिडेट ने ये तीनों करने हैं, एक एमएस के कैंडिडेट ने तीनों करने हैं। आईएमएम के कैंडिडेट्स को मैं एफसीपीएस स्किप करा देती हूँ, बट वो एमसीपीएस के करते होते हैं, ठीक है। और इसके बाद आप मुझे दुआ दीजिएगा, क्योंकि अभी भी जो लेबर के क्वेश्चंस आए थे आपके एफसीपीएस के एग्जाम में 2 अगस्त 2022 को जो हुआ था, उसमें से जो लेबर के क्वेश्चंस थे वो कॉपी पेस्ट थे फ्रॉम आईएमएम पूल, ठीक है। तो शफल होता रहता है पूल। तो ये आईएमएम की बुक है, ये इसका 3rd एडिशन, इसका 4th एडिशन भी आ चुका है, तो ये पुराना हो गया, ये मत लीजिएगा। स्पेशल एडिशन 2021 और 22 दोनों का अब आ गया है, ठीक है। इसमें एफसीपीएस, एमसीपीएस और आईएमएम के जितने भी 2021 और 22 के पेपर्स हैं वो अवेलेबल हैं। एफसीपीएस का 3rd एडिशन चल रहा है अभी, बट 4th एडिशन आएगा इंशाल्लाह फैब के एग्जाम से पहले। और ये एमसीपीएस का पास पेपर्स है इनसाइट एमसीपीएस के नाम से। और मेक श्योर कि आप यही इनसाइट की बुक्स लें। अब आप कहेंगे क्योंकि मेरी है इनसाइट तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि इनसाइट की लें, तो हम क्यों लें, तो हर कोई कहेगा because the effort I am putting in collecting recalls nobody can do this। अभी एफसीपीएस का 2 अगस्त को एग्जाम हुआ था और मैं उस पर 6-7 कंसेक्टिव जूम सेशन ले चुकी हूँ स्टूडेंट्स के साथ। आई एम जस्ट पिकिंग द सिंगल बज़वर्ड, वो जो 5th ऑप्शन जो फेसबुक पे लोग बताते हैं कि पेपर में ये था और वो भूल जाते हैं, वो भी मैं कॉन्टिन्यूसली इन कॉन्टेक्ट हूँ अपने रिपीट स्टूडेंट्स के साथ, अपने पास स्टूडेंट्स के साथ, टू क्रिएट एग्जाम एज इट वाज। तो ओरिजिनल आपको पूल मिलेगा ही फिर इनसाइट से, क्योंकि अव्वल तो कोई इतनी एफर्ट इतना क्रेजी तो मेरी तरह हो नहीं सकता, मुझे लगता है यही है। और वैसे मैंने बाकी बुक्स पढ़ी नहीं, लेकिन जो मुझे पढ़ी थी मुझे अंदाजा हुआ कि मैनिपुलेशन ज्यादा थी। तो मेक श्योर वैसे करंटली एफसीपीएस के अलावा बाकी तो जो पूल है उसमें तो कोई बुक अवेलेबल है ही नहीं, ठीक है। एफसीपीएस में देयर आर मल्टीपल बुक्स जो क्लेम करती हैं वो रिकॉल्स हैं, but when 4th edition of FCPS insight will come and you will see why FCPS 4th edition insight is best among all। और काफी सारी बुक्स है मेरी, बट आप चूंकि थ्योरी की बात कर रहे हैं तो मैं सिर्फ थ्योरी के लिए मैंने बताया है कि ये 4 मेन बुक्स हैं, आईएमएम, एमसीपीएस, एफसीपीएस एंड स्पेशल एडिशन, ठीक है। ओके बस बाकी जेटीजी की इंशाल्लाह आ जाएगी किताब सितंबर अक्टूबर तक।
आई एम गिविंग माई हार्ट दिस बुक। मैं ये बुक हमेशा लेट हो जाती है, लेकिन मैं इसको वो कहते हैं ना उस अंदाज से लिखना चाहती हूँ कि इसके बाद मैं कहूँ कि इससे ज्यादा अच्छी मैं लिख नहीं सकती। तो वो लेवल नहीं अभी तक मीट किया मैंने। सो अच्छा, SBS बुक्स के लिए आपने IMM लेंस प्री टेस्ट की थी, वो रिवाइज कर लें, दैट्स एनफ। इफ यू वांट टू ऐड, आपके पास इतनी गुंजाइश है अभी भी इतना पढ़ने की, तो मास्टरिंग एंड्रयू सीजर में से एक कर लें, वरना कोई 20 किताबें हैं MRCOG की, और वो किताबें तो लिख दी हैं, लेकिन उनकी कीज अगेन मैं बता रही हूँ कि गाइडलाइन अपडेट हो जाती है, की तो अपडेट नहीं हुई क्योंकि बुक तो आथर ने अपडेट नहीं की, ठीक है। तो इसलिए बेहतर है कि इतनी एनर्जी वेस्ट ना करें, एक किताब ही काफी है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, एंड दिस इज contact number where you can register yourself. Okay, all the best. Any query? Okay, no query. Good. मैंने ये पूछना था, मेडिकल आपका प्लानर होना है, जिसका ये मेडिकल डिसऑर्डर स्टार्ट होना है, तो इसमें टॉपिक हम पढ़ेंगे और फिर आप बाद में लेक्चर लेंगी? अच्छा, इसमें ना अभी सिर्फ थायराइड ही आया है, थायराइड का क्विज आया है, यही है ना? जी मैडम, यही है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आई थिंक उसके साथ ITP भी था, यू डिड ITP एज वेल ना? जी, और ITP के साथ मुझे लगता है कि इसकी क्लिनिकल अप्रोच भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर वो भी मैंने करवाई है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक कौन सा प्लानर मुझे याद नहीं है, बट उसका जब लेक्चर आएगा तो अच्छी बात यह है कि लेक्चर सुन लें पहले ना, फिर आपको अंदाजा होता है कि पढ़ना क्या है, क्या हाईलाइट करना है। या अगर आप वो हैं कि जिसने गाइडलाइन नहीं पढ़नी है, तो फिर गाइडलाइन पढ़ने का तरीका मैंने बता दिया है, ठीक है। लेकिन अगर आपने कोई कोर्स ज्वाइन किया है ना, तो इसका मतलब ये है कि आपने हेल्प मांगी है ना, तो फिर हेल्प मिलनी भी चाहिए in the form of sending you high quality notes, helping you कि आप यहाँ ऐड करें, ये रिकॉल है, ये क्विज है, ये ऑर्गेनाइज्ड क्विज है इस टॉपिक का, वरना तो पास पेपर्स में ढूंढते रहोगे, ठीक है। ठीक है। चलो, ओके, अल्लाह हाफिज।